तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 51 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जाउची अपने ओपोनेंट को हरा देता है। ओपोनेंट को हराने के ऊपर डॉक्टर कियो से कहते हैं तुमने यहाँ पर इस टेस्ट को तो पास कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम परफाउंड पैलेस को ज्वाइन करने के लायक हो। तुमने इसको बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया, जबकि ये तो सिर्फ एक एग्जाम था। जाउची उसे कहता है क्या तुमने देखा नहीं, जब उसने यहाँ पर जाओ फेंग को जख्मी किया था तब तो तुमने कुछ भी नहीं कहा। अब जबकि मैंने इसको जख्मी कर दिया, जबकि हमारा पहले से एक एग्रीमेंट हो चुका था, मुझे कह रही हो कि मैं इसको जख्मी नहीं कर सकता। एग्जाम्स के दौरान जहाँ पर जब फाइट कंपटीशन हो रहा है तो यहाँ पर जख्मी होना तो आम सी बात है। ऊपर से मेरी परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ तो उससे बहुत ज्यादा कम है, मेरा लेवल भी उससे कम है, तो फिर मैं उसको जख्मी कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पर इल्जाम नहीं आ सकता। सीकोंग डू भी आगे बढ़ता है और इंस्ट्रक्टर की से कहता है इंस्ट्रक्टर की का बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस लड़के ने यहाँ पर उसके साथ एक बेट की थी। फेंग जुई ने से कहा था कि इसके पास 3 मूव्स है, 3 मूव्स में अगर ये उसको हरा देगा जाउची पास हो सकता है, और इसने उस एग्रीमेंट को पूरा किया। इसने 3 मूव्स में फेंग जुई को हरा दिया है, तो अब ये हमारे परफाउंड पैलेस का एक स्टूडेंट बनने के लायक है कि इसने फेंग जुई को हरा दिया है। फेंग जुई क्योंकि मिडिल पैलेस का एक स्टूडेंट है, तो अब ये उसकी जगह पे उसकी पोजीशन ले सकता है और ये डायरेक्टली मिडिल पैलेस में जा सकता है। तो सभी लोग यही बातें कर रही होती हैं। तो जब हम इंस्ट्रक्टर की वहाँ पर सभी की बातें सुनते हैं तो वो कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, ठीक है इसने टेस्ट को पास कर लिया, अब इसे डायरेक्टली हम लोग मिडिल पैलेस में भेज देते हैं। जाउची भी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त उसे साइड से किसी के चलाने की आवाज आती है। कोई उसका नाम पुकारता है, कहता है जुनजी चलो जल्दी से यहाँ पर आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कजन पर अटैक करने की। मूरोंग वहाँ पर अपने कजन को लेकर आ जाता है। तो मूरोंग का कजन जिसका नाम मूरोंग जी है, इनर पैलेस डिसाइपल है, वो जाउची से कहता है मैं मूरोंग जी का कजन मूरोंग हूँ, तुमने मेरे कजन को थप्पड़ मारा था। जाउची उसे कहता है हाँ मुझे याद है, हाँ मैंने उसे थप्पड़ मारा था। सीकोंग डू भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मूरोंग जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहीं से जंप करते हुए हमारे जुनजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है मेरे कजन को थप्पड़ मारा, अब तुम्हें इसकी कीमत तो चुकाना पड़ेगी। वहाँ पर अरीना के सेंटर में एक जबरदस्त धमाका होता है। जाउची क्योंकि पहले से काफी ज्यादा थका हुआ है, वो उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता था, लेकिन उसी वक्त सीकोंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। मूरोंग जी के हाथ को वहीं पर रोक लेता है और उसके अटैक को ब्लॉक करता है। सीकोंग उसे कहता है मूरोंग ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम रैशली अटैक कर सकते हो। कि हमारा जुनजी भी सोच रहा होता है सीकोंग ने जहाँ पर उसकी हेल्प क्यों की, उसकी जान क्यों बचाई, और साथ ही वो सोच रहा होता है कि इन दोनों की स्ट्रेंथ तो मुझसे बहुत ज्यादा है, मतलब इनर डिसाइपल्स तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मूरोंग सीकोंग से कहता है जुनजी ने मेरे कजन के ऊपर अटैक किया था, मैं अपने कजन की तरफ से इससे बदला लेने के लिए आया हूँ, क्या यहाँ पर मैं अपने कजन की तरफ से इससे बदला भी नहीं ले सकता। सीकोंग से कहता है जाउची के ग्रैंडफादर एक बार मेरी जान बचाई थी, इसी वजह से जुनची अब मेरा दोस्त है, तो अगर तुम्हें यहाँ पर इससे बदला लेना है तो तुम्हें पहले मुझसे गुजरना होगा, पहले तुम्हें मुझे हराना होगा, उसके बाद तुम इससे बदला ले सकते हो। सुनने वाले भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तो इसका मतलब सीकोंग डू और इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता है, इस वजह से जाउची यहाँ पर इतना एरोगेंटली बिहेव कर रहा है क्योंकि इसकी बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा टफ है। तो जाउची ब्रदर सीकोंग से कहता है ब्रदर सीकोंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे इससे बचाने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर अपनी फाइट को खुद ही लड़ना पड़ेगा, जबकि ये मेरा अपना मसला है और मैंने मूरोंग को थप्पड़ मारा था, तो मुझे इसे खुद ही हल करना पड़ेगा। तुम्हारा जाउची मूरोंग जी से कहता है मूरोंग जी अगर तुम वाकई में मुझे सबक सिखाना चाहते हो और अपने कजन का बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मूरोंग जी चिल्लाकर गुस्से के साथ उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो जहाँ पर मुझे एक मौका दे रहे हो, तुम हो कौन, तुम अपने आप को समझते क्या हो। जी उसे कहता है मुझे सिर्फ 3 महीने का टाइम दे दो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है फिर मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो, मुझे 3 महीने का टाइम चाहिए, 3 महीने के बाद हम दोनों यहाँ पर फाइट करेंगे। 3 महीने के बाद अगर यहाँ पर फाइट के दौरान तुम मेरी जान भी ले लेते हो तो मुझे कोई भी मसला नहीं होगा। मूरोंग जी जल्दी से पीछे मुड़ जाता है और उसे कहता है चलो फिर ठीक है ये तय हुआ, 3 महीने के बाद हम लोग इस मसले को निपटाएंगे, दोनों आपस में फाइट करेंगे और किसी की डेथ के ऊपर ये मैच खत्म होगा। यहीं पर एक और लड़के की एंट्री होती है, उस लड़के का नाम किन वुशेंग होता है जो कि ब्लू विंड परफाउंड पैलेस का वाइस पैलेस चीफ होता है। यहाँ पर आता है और कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, तो मैं यहाँ पर इस बात का विटनेस हूँ कि तुम दोनों में एक डील हुई है, अगले 3 महीने के बाद तुम लोग यहाँ पर फाइट करोगे। सभी लोग देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं वाइस पैलेस चीफ यहाँ पर क्या कर रहा है। लगता है कि इन दोनों का चैलेंज वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसी वजह से किन वुशेंग भी यहाँ पर आया है इनका विटनेस बनने के लिए। किन वुशेंग वहाँ पर आने के बाद जाउची से कहता है जाउची तुम्हारा बिहेवियर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तुमने यहाँ पर 3 महीने के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें डायरेक्टली इनर पैलेस में भेज रहा हूँ जहाँ पर तुम हमारे रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो, तुम चाहो तो वहाँ पर कल्टीवेशन पगोडा को भी यूज कर सकते हो। 3 महीने का टाइम लिमिट खत्म होने के बाद तुम दोनों आपस में फाइट करोगे। मूरोंग जी कहता है मुझे इस लड़के से बिल्कुल भी डर नहीं है, मुझे 3 महीने की कंडीशन एक्सेप्ट है और अगर इनर पैलेस में जाकर इसे कल्टीवेट करना है तो ये कर सकता है। किन वुशेंग हमारे जाउची से कहता है तो जाउची अब मुझे ये बताओ कि तुम क्या कहते हो, तुमने इस चैलेंज को प्रपोज किया है तो जाहिर सी बात है कि तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट तो करोगे ही। मैं तुम्हें बता देता हूँ अगर तुम इस मैच को जीत पाओगे तो तुम इनर पैलेस में हमारे मूरोंग जी
की प्लेस ले सकते हो, तुम इसकी पोजीशन ले लोगे। लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम दोबारा कभी भी ब्लू विंड परफाउंड पैलेस का हिस्सा नहीं बन सकते, तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा और तुम दोबारा कभी भी ज्वाइन करने के लायक नहीं रहोगे। जाओची उसे कहता है ठीक है मुझे ये डील मंजूर है। क्योंकि जाओची वहाँ पर सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि किन वुशेंग यहाँ पर मुझे सोशल स्टेटस इसीलिए दे रहा है, इससे भी पता होगा कि सिस्टर यूरो के साथ मेरे काफी अच्छे ताल्लुकात हैं। हो सकता है कि ये भी सिस्टर यूरो की वजह से ये सब कुछ कर रहा है। अब तो मुझे और भी ज्यादा जानना है कि सिस्टर यूरो की आइडेंटिटी क्या है। कि बार बार सिस्टर यूरो यहाँ पर मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर कर रही है, यानी इस वक्त सिस्टर यूरो कर क्या रही होगी। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन इनर पैलेस का दिखाया जाता है। सीकोंग जाओची को अपने साथ लेकर कल्टीवेशन पगोडा के पास जाता है। वो उसे कहता है ये हमारा परफाउंड गैदरिंग पैलेस है, यहाँ पर की पावर बहुत ज्यादा कंडेंस होती है। तुम यहाँ पर बैठ कर कल्टीवेट करोगे तो बाहर के मुकाबले में तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही तेजी से बढ़ेगी। यहाँ पर कल्टीवेशन पगोडा को परफाउंड गैदरिंग पैलेस कहा जा रहा है, लेकिन मैं इसे कल्टीवेशन पगोडा ही कहूंगा ताकि डार्क स्पिरिट में कल्टीवेशन पगोडास हैं। सीकोंग जाओची से कहता है तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। कल्टीवेशन पगोडा में तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही तेजी से बढ़ेगी, तुम्हारी स्ट्रेंथ भी ज्यादा बढ़ेगी, इसी वजह से अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं। सिर्फ मैं तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेशन पगोडा में जाने का मौका दे रहा हूँ, बल्कि इसके अलावा मैं तुम्हें अपने साथ वेपन रूम में लेकर चलता हूँ। वहाँ से तुम अपने लिए एक अच्छा सा स्पिरिट वेपन चूज कर सकते हो। इसके अलावा 2 मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स भी ले सकते हो। वो जाओची को अपने साथ लेकर मेन हॉल की तरफ चला जाता है, जहाँ पर से वो अपने लिए वेपन्स को चूज कर सकता है। जाओची कहता है क्योंकि ये ब्लू विंड परफाउंड पैलेस है तो यहाँ पर जो वेपन्स होंगे वो काफी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, तो मुझे यहाँ पर से अपने लिए कोई अच्छा वेपन चूज करना पड़ेगा। वो लोग स्काई वेपन पवेलियन के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे सेलेस्टियल वेपन्स होते हैं, बहुत सारे लो ग्रेड के वेपन्स भी होते हैं। हाई ग्रेड के वेपन्स तो पहले से किसी न किसी ने चूज किए हुए हैं। सीकोंग हमारे जाओची से कहता है यहाँ पर जितने भी वेपन्स हैं उन सभी को ट्रू परफाउंड वेपन्स भी कहा जा सकता है, लेकिन इनमें से ज्यादातर वेपन्स ऐसे हैं जो कि स्पिरिट परफाउंड वेपन्स हैं। सीकोंग उसे कहता है यहाँ पर एक बहुत ही हाई ग्रेड का अर्थ परफाउंड वेपन भी रखा हुआ है, लेकिन वो किसी के इस्तेमाल का नहीं है क्योंकि उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। कि वो काफी ज्यादा हाई ग्रेड का वेपन है, लेकिन कोई भी उसे लेना नहीं चाहता। पिछले कई सालों से वो यहीं पर पड़ा हुआ है। जाओची आगे बढ़ता है, वहाँ पर एक बड़ी सी तलवार पड़ी होती है। वो ब्रदर सीकोंग से कहता है ब्रदर सीकोंग ये वाला वेपन कौन सा वेपन है। सीकोंग उसे कहता है यही तो वो अर्थ परफाउंड लेवल का वेपन है जिसके बारे में तुम्हें बता रहा था। इस वेपन को कोई भी नहीं लेना चाहता क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा है। इसको ओवरलॉर्ड्स कोलोसल स्वर्ड कहा जाता है कि इसका वजन पूरे 2000 केजी है, तो कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर तो इसको उठा नहीं सकता, और अगर कोई उठा भी लेगा तो वो इसको स्विंग नहीं कर सकता। इसी वजह से बहुत सारे प्रैक्टिशनर यहाँ पर आते हैं। इसके हाई ग्रेड का होने के बावजूद ही कोई भी इसको चूज नहीं करता। जाओची जल्दी से आगे बढ़ता है और उस वेपन को उठा लेता है, जबकि सीकोंग उसे कहता है जूनियर ब्रदर अब ये मत कहना कि तुम्हें ये वाला वेपन चाहिए क्योंकि ये तो एक बेकार वेपन है। जाओची उस बड़ी सी तलवार को उठाने की कोशिश करता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी होती है। जाओची बड़ी मुश्किल के साथ उसको उठाता है। जाओची कहता है ये तो बहुत ज्यादा भारी है, मुझसे तो उठाई भी नहीं जा रही, और वो बड़ी मुश्किल के साथ उसको थोड़ा सा उठाता है, लेकिन साथ ही वो अपनी फायर पावर को भी एक्टिवेट करता है, तब जाके वो उसको उठा पाता है। जाओची कहता है ये वाली तलवार तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे ये वाली ही चाहिए। वहीं से वो अपने लिए परफॉर्मेंस स्किल्स को भी चूज कर लेता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो सीकोंग से कहता है ब्रदर सीकोंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे एक अर्थ ग्रेड का वेपन भी दे दिया और उसके साथ साथ मुझे 2 मार्शल आर्ट्स के स्किल्स की बुक्स भी दी हैं। इनको बहुत ही अच्छे से मास्टर करूंगा, अगले 3 महीने में मैं इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लूंगा। कि बेचारा सीकोंग सोच रहा होता है ये लड़का या तो बेवकूफ है, ये जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है। इसको बताया भी था कि वो वेपन हाई ग्रेड का है, लेकिन वो बहुत ज्यादा भारी है और कोई भी उसको चूज नहीं करता, लेकिन इसने उसी भारी वेपन को ही चूज कर लिया। और साथ ही इसने जो अपने लिए मार्शल आर्ट्स की बुक्स को चूज किया है वो भी बहुत ज्यादा बेकार टेक्निक्स है। लगता है कि इसको मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। जबकि हमारा जाओची कहता है अब जबकि मैंने यहाँ पर अपने लिए मार्शल आर्ट्स की बुक्स को भी चूज कर लिया है और अपनी तलवार को भी चूज कर लिया है, तो वक्त है जरा इस तलवार को उठाकर देखते हैं। चलो देखते हैं कि मैं इसको यूज भी कर सकता हूँ या नहीं। जाओची आगे बढ़ता है और अपने इवल सोल गेट को ओपन करने के बाद तलवार को उठाने की कोशिश करता है, तो जाओची बड़ी मुश्किल के साथ उसको उठा पाता है, लेकिन वो ग्राउंड के ऊपर जब उसको मारता है तो ग्राउंड भी नीचे से टूट जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी तलवार है। इसी वजह से उसके वजन से ही ग्राउंड टूट जाता है। जाओची कहता है इस तलवार का वजन पूरे 2000 केजी है, जहाँ पर अपनी इवल सोल गेट को भी यूज करते हुए इसको उठा नहीं सकता। लेकिन एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब मैं इस तलवार को उठा पाऊंगा। मोली उसे कहती है जाओची मुझे ये बताओ कि तुमने इस बड़ी और भारी तलवार को क्यों चूज किया? सिर्फ इसलिए तुमने इसको चूज किया है कि इसका ग्रेड बाकी सारे वेपन से बहुत ज्यादा हाई था? जाओची उसे कहता है नहीं, इसका ग्रेड वाकई में हाई है, लेकिन मैंने इसको सिर्फ इसका ग्रेड देकर नहीं चूज किया क्योंकि इसको देखकर मुझे लगता है कि ये कैसी तलवार है जो कि किसी की रक्षा करने के लिए बनाई गई है। अपने प्यारों को अगर प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तो मेरे हाथ में ऐसा वेपन होना चाहिए जो कि भारी और बहुत ज्यादा पावरफुल हो। इस वजह से मैंने इस वेपन को चूज किया है।
मोली उसे कहती है तुमने जिस रीजन की वजह से इस तलवार को चूज किया है, मेरे बड़े भाई की रीजन भी बिल्कुल सेम थी। वो भी अपने प्यारों को प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसी वजह से वो भी एक हैवी स्वर्ड के साथ प्रैक्टिस किया करता था। मोली सोच रही होती है मेरे बड़े भाई ने एक बहुत ही भारी तलवार के साथ प्रैक्टिस की ताकि वो मुझे और मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन उस तलवार को उठाने के लिए उसने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा को प्रैक्टिस किया था। वो एक कल्टीवेशन टेक्निक है जिससे हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही उसने एक और टेक्निक जिसको ह्यूमनली वुल्फ हेल गॉड स्टॉर्म कहा जाता है, उस टेक्निक को भी मास्टर किया हुआ था, जिससे वो तलवार को बहुत ही आसानी के साथ स्विंग कर सकता था। मोली जाओची से कहती है जाओची क्या तुम वाकई में फ्यूचर में इसी भारी तलवार को यूज करने वाले हो? जाओची उसे कहता है हाँ मैं इसी तलवार को यूज करूंगा। उसे कहती है ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि तुम इस बड़ी भारी तलवार को उठाना चाहते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक फॉरबिडन टेक्निक सिखाऊंगी। इसकी मदद से तुम इस तलवार को बड़ी आसानी से उठा सकते हो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 51 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जाओची बुद्धिज्म की फर्स्ट स्टार्ट बुद्धा वे को सीखने की कोशिश करेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसी हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 52 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मोली जाओची से कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर एक नई टेक्निक सिखाने वाली हूँ जिसको ग्रेट वे ऑफ बुद्धा कहा जाता है। उस स्पेशल टेक्निक को सीखने के बाद तुम बड़ी आसानी के साथ इस बड़ी तलवार को उठा सकोगे। तो मोली इस एपिसोड की शुरुआत में जाओची को द ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा के बारे में बताती है। वो उसे कहती है इस स्पेशल कल्टीवेशन टेक्निक की 12 स्टेजेस हैं। 12 स्टेजेस, जैसे जैसे तुम पहली स्टेज से आगे बढ़ते जाओगे और 12वीं स्टेज तक पहुँचोगे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। 12वीं स्टेज तक पहुंचना नामुमकिन है। इस स्पेशल टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए किसी के पास स्पेशल वेन्स होनी चाहिए, जैसे कि तुम्हारे पास इवल कार्ड की स्पेशल वेन्स हैं। इन्हीं वेन्स की मदद से तुम इसको कल्टीवेट कर सकते हो, इसी वजह से इसे फॉरबिडन आर्ट कहा जाता है। तो कोई नॉर्मल बंदा जहाँ पर इस ग्रेट वे ऑफ बुद्धा को कल्टीवेट करने की कोशिश करेगा तो उसकी प्रोफाउंड वेन्स फट जाएंगी और वो मर जाएगा। मेरे भाई के पास जो प्रोफाउंड वेन्स थी वो रेज गार्ड की प्रोफाउंड वेन्स थी, उसके पास भी स्पेशल पावर्स थी जिस तरह तुम्हारे पास हेरेटिक यानी कि इवल गार्ड की पावर्स हैं। इस वजह से मेरा भाई इसको कल्टीवेट कर पाया था, लेकिन वो तो सिर्फ स्टेज 6 तक इसको कल्टीवेट कर पाया था और इससे आगे नहीं जा पाया। लेकिन अगर तुम यहाँ पर ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की पहली स्टेज को ही कल्टीवेट कर पाओगे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हारे एक हाथ में 1500 किलोग्राम की पावर आ जाएगी और तुम आसानी के साथ इस तलवार को उठा पाओगे। मोली जाओची से कहती है ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की फर्स्ट टेक्निक के साथ साथ तुम्हें न सिर्फ यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी मिलेगी बल्कि इसके साथ साथ तुम्हें रीजनरेशन की एबिलिटी भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें आखिरी हाथ तक इसको कल्टीवेट करना होगा। जैसे तुम अपनी स्टेजेस में आगे बढ़ते जाओगे तुम्हारी रीजनरेशन एबिलिटी बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि तुम अपने कटे हुए बाजू को भी दोबारा उगा पाओगे। मोली जाओची से कहती है लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है, मैं चाहती हूँ कि तुम कभी भी इस तलवार को मत छोड़ना। और तुम्हारी इंटेंशंस क्या है कि तुम अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, यानी कि अपनों को बचाना चाहते हो इस तलवार की मदद से। तो तुमने इस इंटेंशंस को भुला दिया तो फिर मैं तुम्हें ये टेक्निक नहीं सिखाने वाली। जाओची इनर पैलेस में अपनी कल्टीवेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर रहा होता है कि उसी वक्त सिस्टर जूरो वहाँ पर आती है। उसे कहती है जूनियर ब्रदर मैंने सुना है कि तुमने इनर पैलेस में अपनी जगह बना ली है, टेम्पररी तुम्हें 3 महीने तक इनर पैलेस में कल्टीवेट करने के लिए परमिशन मिल गई है, क्योंकि 3 महीने के बाद तुम्हारा मोरोंग जी के साथ एक कम्पीट होने वाला है, यानी कि तुम दोनों में आपस में चैलेंज हुआ है और तुम दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करोगे। इसलिए तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कल्टीवेट करना होगा, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, क्योंकि मोरोंग जी काफी स्ट्रॉन्ग है। उसे कहता है हाँ सीनियर सिस्टर मुझे पता है कि वो स्ट्रॉन्ग है। फिर साथ ही वो उसे कहता है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम काफी परेशान हो, क्या तुम बताओगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तो जूरो से कहती है मेरे फादर बीमार है, इसी वजह से मैं काफी परेशान दिखाई दे रही हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए एक अच्छे डॉक्टर को ढूंढ रही हूँ जो कि मेरे फादर का इलाज कर सके। जब मैं वापस जाऊंगी तो एक डॉक्टर को अपने साथ लेकर जाऊंगी। साथ ही जूरो पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उसे कहती है अब मैं वापस जा रही हूँ, तुम यहाँ पर अच्छे से ट्रेनिंग करना, जल्दी से जल्दी अपने फैमिली मैटर्स को निपटा कर तुम्हारा साथ देने के लिए जरूर आऊंगी। जबकि हमारा जाओची उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है सीनियर सिस्टर यहाँ पर जिस तरह मेरी तरफ देख रही थी और उसके चेहरे के ऊपर से एंजाइटी साफ दिखाई दे रही थी, वो काफी ज्यादा परेशान है। लगता है कि उसके फादर बहुत ज्यादा बीमार है और उसकी फैमिली में बहुत कुछ चल रहा है। नेक्स्ट सीन में हमारा जाओची कल्टीवेशन पगोडा के बाहर जाता है। तो कल्टीवेशन पगोडा के बाहर एक लिस्ट लगी होती है जहाँ पर बच्चों के नाम लिखे होते हैं कि कौन सा बच्चा कौन से रूम में जाकर कल्टीवेट कर सकता है। तो वहाँ पर उन सभी की रैंकिंग को पढ़ता है। मोरोंग जी की रैंकिंग 73rd नंबर पर होती है, क्योंकि सीकोंग डू के लिए जो रूम होता है वो 33 रूम नंबर होता है। क्योंकि तीसरे नंबर पर एक लड़का होता है जिसका नाम फैंग फी लॉन्ग होता है। वहाँ पर जाओची फर्स्ट रैंकिंग वाले लड़के का नाम पढ़ता है तो वहाँ पर फर्स्ट रैंकिंग के ऊपर फैन जुईचैन लिखा होता है कि बर्निंग ह्यूमन सेक्टर का एक
डिसाइपल है, की उम्र 17 साल है और वो अपनी स्पिरिट प्रोफाउंड राम के सेकंड लेवल पर है, बाकी सभी से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जाओची उसका नाम सुनने के बाद सोच रहा होता है, लगता है कि ये बर्निंग ह्यूमन सेक्टर से है, लेकिन ये जहाँ पर क्या कर रहा है। जाओची अभी वहीं पर खड़ा होता है कि पीछे से एक और लड़का आता है जिसका नाम फेंग बाइजी होता है। वो जाओची को देखकर कहता है, मैंने इस लड़के को पहले नहीं देखा, ये नया लड़का कौन है। इसके साथ मूरोंग जी होता है। मूरोंग जी उसे कहता है, ये वही जूनियर ब्रदर है जिसने मुझे चैलेंज किया है, 3 महीने के बाद हम दोनों में फाइट होने वाली है। फेंग बाइजी कहता है, तो यही वो पागल लड़का है जिसने तुम्हें चैलेंज किया है, जो तो बहुत बड़ा इडियट है, क्या इसे लगता है कि ये तुमसे फाइट करके जीत पाएगा। कीकोंग भी पीछे से आ जाता है और उसे कहता है, फेंग बाइजी तुम्हें यहाँ पर इसको तंग करने की जरूरत नहीं है, अपने अल्फाज को सोच समझ कर बोला करो। जाओची फेंग बाइजी का नाम सुनने के बाद सोच रहा होता है, कल्टीवेशन पगोडा में इसका रैंक 36 है, वैसे कीकोंग का 33 है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब है, इनकी स्ट्रेंथ एक दूसरे के बराबर ही होनी चाहिए। फेंग बाइजी उसे कहता है, जूनियर ब्रदर कीकोंग तुम तो वाकई में इस लड़के को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए चले आए, मैंने सुना था कि तुम इस लड़के का साथ दे रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें और ज्यादा तंग नहीं करूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कीकोंग जाओची से कहता है, तुम्हें इन सभी लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास अभी टाइम है, जाओ जाकर कल्टीवेशन पगोडा में प्रैक्टिस करो। जाओची ब्रदर कीकोंग से कहता है, ब्रदर कीकोंग मुझे फैन जुईचेन के बारे में बताओ, क्या ये ह्यूमन बर्निंग सेक्टर से है। ब्रदर कीकोंग उसे फैन जुईचेन के बारे में बताता है। उसे कहता है, हाँ वो बर्निंग ह्यूमन सेक्टर से है, वो बर्निंग ह्यूमन सेक्टर के मास्टर का तीसरा बेटा है, बॉस द एरोगेंट और बॉस द प्राइडफुल है, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वही है। टू विंड एम्पायर में वो एक गेस्ट की तरह यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए आया है और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, क्योंकि हमारे थर्ड प्रिंस ने उसको यहाँ पर इनवाइट किया है। इस वक्त इंपीरियल फैमिली में एम्परर बीमार है और एम्परर के बीमार होने की वजह से उनके बेटों में आपस में एक फाइट चल रही है, एक सिविल वॉर चल रही है। थर्ड प्रिंस ने और फर्स्ट प्रिंस ने, जो कि क्राउन प्रिंस है, उन दोनों ने हाथ मिला लिया है और वो अपनी तरफ से इस बार के कंपटीशन में फैन जुईचेन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ताकि वो उनके लिए रैंकिंग्स को हासिल कर सके। द कीकोंग जाओची से कहता है, मुझे लगता है कि अगर तुम्हें इनर पैलेस में जगह मिल जाती है तो एक वक्त आएगा जब तुम्हें भी सबका हिस्सा बनना पड़ेगा। मुझे बताओ तुम उस वक्त क्या करोगे, कि ये तो इनकी आपस की इंपीरियल फैमिली वालों की गद्दी हासिल करने के लिए फाइट है। जिसे कहता है, मुझे इंपीरियल फैमिली और इनकी गद्दी के ऊपर कौन बैठेगा इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ कल्टीवेट करने के लिए आया हूँ। जाओची सोच रहा होता है, यहाँ पर इंपीरियल फैमिली में तो बहुत कुछ चल रहा है। फिर हमारा जाओची अंदर आ जाता है। जाओची कल्टीवेशन पगोडा के अंदर आता है और कहता है, यहाँ पर तो वाकई में बहुत ज्यादा की पावर है, यहाँ पर कल्टीवेट करने से मुझे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। जाओची कहता है, यहाँ पर तो बहुत सारी मिस्टिक पावर्स है, इतनी ज्यादा मिस्टिक एनर्जी के होते हुए यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ कल्टीवेट कर पाऊंगा और हो सकता है कि मैं ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के फर्स्ट स्टेज को यहीं पर अनलॉक कर सकूं। प्लीज जाओची से कहती है, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर मिस्टिक पावर बहुत ज्यादा हाई है, ज्यादा प्योर मिस्टिक पावर के यहाँ पर होते हुए तुम बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हो। लगता है कि तुम ब्रेक थ्रू करने के बाद ट्रू परफॉर्म राउंड में चले जाओ। अगर तुमने यहाँ पर बुद्धा की फर्स्ट स्टेज को भी मास्टर कर लिया, मूरोंग जी को हराना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मोली उसे कहती है, चलो ठीक है, अब यहाँ पर कल्टीवेट करने की स्टेज में बैठ जाओ, मैं तुम्हारे ब्रेन के अंदर ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की फर्स्ट स्टेज को इम्प्रिंट करने वाली हूँ। इस स्टेज को कम्प्रीहेंड करना तुम्हारी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसको कितने दिनों में कम्प्रीहेंड कर सकते हो या फिर कितने महीनों में कर सकते हो, ये तो तुम्हारी कम्प्रीहेंशन एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। वो उसके माथे में वो इम्प्रिंट डाल देती है तो जाओची वहीं पर कल्टीवेट करने की स्टेज में बैठ जाता है। तो जब जाओची वहाँ पर बैठा होता है तो उसी वक्त उसे बुद्धा की आवाज आती है। बुद्धा उसे कहते हैं, यंग वन मुझे ये बताओ, तुम वाकई में ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की कल्टीवेशन टेक्निक की फर्स्ट स्टेज को कल्टीवेट करना चाहते हो? मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हें ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के बारे में क्या पता है, आखिर तुम्हें ये स्पेशल टेक्निक क्यों चाहिए? जाओची उसे कहता है, क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, मेरी ख्वाहिश है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊं ताकि मैं अपने प्यारों को प्रोटेक्ट कर सकूं, मैं अपने लोगों को बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूं। बुद्धा उसे कहते हैं, तो मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें ग्रेट वे के बारे में पता है, बुद्धा के बारे में पता है? ये दोनों टेक्निक्स के दोनों लफ्ज अलग अलग है, ग्रेट वे और बुद्धा ये दोनों अलग अलग है। हमारा जाओची यहीं पर बैठकर इसको कम्प्रीहेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो जाओची यहाँ पर कम्प्रीहेंशन के बाद इस बात को कंप्लीट कर लेता है और उसे ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के बारे में पता चलता है। उसे ये पता चलता है कि वही यहाँ पर ग्रेट वे है, कि ये दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ उसी के लिए बनाई गई हैं। जाओची को जब इस बारे में समझ आती है कि वही यहाँ पर ग्रेट वे है और वही यहाँ पर बुद्धा है और इस पूरी दुनिया का मालिक है, जो भी चीज है वो सब कुछ उसी के लिए बनाई गई है, वो बड़ी आसानी के साथ फर्स्ट लेवल को कम्प्रीहेंड कर लेता है। और फर्स्ट लेवल को कम्प्रीहेंड करने पर मोली बहुत ज्यादा हैरान होती है। मोली कहती है, इसने सिर्फ 3 दिन में ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के फर्स्ट लेवल को मास्टर कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा भाई एक जीनियस था, लेकिन उसे भी पूरे 30 दिन लगे थे। जाओची जैसे वहाँ पर ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के फर्स्ट लेवल को मास्टर करता है तो उसी वक्त उसका ब्रेक थ्रू कम्प्लीट हो जाता है और हमारा जाओची बेसिक परफॉर्म राम के 10th लेवल से ब्रेक थ्रू करने के बाद अब अपनी ट्रू परफॉर्म राम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। ब्रेक थ्रू कम्प्लीट करने के बाद जाओची पूरे 21 दिन तक वहीं पर उसी कल्टीवेशन रूम में बैठा रहता है। मोली उसे कहती है, ये तो बहुत ही अच्छा है, तुमने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के फर्स्ट लेवल को मास्टर कर लिया और साथ साथ तुमने अपने ब्रेक थ्रू को भी कम्प्लीट कर लिया है। जाओची कहता है, तो चलो फिर ठीक है, मैंने फर्स्ट मूव को मास्टर
कर लिया। तुमने कहा था कि मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, चलो देखते हैं मुझे कितनी स्ट्रेंथ मिली है। वो अपने हाथ में अपना नाइफ पकड़ता है और अपने हाथ में उसको स्टैब करता है। जैसे वो अपने हाथ में अपने नाइफ को स्टैब करने लगता है, उसका नाइफ वहीं पर मुड़ जाता है। वो उसके हाथ के अंदर स्टैब भी नहीं होता। साउची कहता है मेरे हाथ की स्किन तो बहुत ज्यादा टफ हो गई है, यहाँ तक कि मेरा नाइफ भी मेरे हाथ के अंदर नहीं दंसा। ग्रेट वे बुद्धा का फर्स्ट लेवल तो वाकई में बहुत ही पावरफुल है। मोली जाओची से कहती है चलो ठीक है आज के लिए काफी है, इतने दिन की कल्टीवेशन काफी है कि अभी अभी तुमने ट्रू परफॉर्म राउंड में ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए तुम्हारी एनर्जी अनस्टेबल है, इससे थोड़ा यूज टू हो जाओ और उसके बाद वापस आ जाना। जाओची कहता है चलो फिर ठीक है, युनबा से मिलकर आते हैं, काफी दिन हो गए युनबा को नहीं देखा। जाओची कल्टीवेशन रूम से बाहर निकलता है तो उसी वक्त एक लड़का कल्टीवेशन रूम के अंदर आ रहा होता है। जाओची की तरफ देखता भी नहीं, यही फैन जुई चैन है। जाओची कहता है ये लड़का तो देखने में बहुत ज्यादा एरोगेंट लगता है, इसकी बॉडी से तो काफी सारी एनर्जी निकल रही है। फैन जुई चैन तो जाओची के पास से गुजर जाता है, जबकि जाओची उसकी तरफ देखता है और कहता है एक दिन आएगा जब इसकी एरोगेंस भी मेरे हाथों से कम होने वाली है। तो हमारा जाओची युनबा को ढूंढते हुए आउटर पैलेस की तरफ चला जाता है। तो वहाँ पर जो लड़के होते हैं वो जाओची को देखते ही पहचान जाते हैं। वो कहते हैं यही वो बेवकूफ जाओची है जिसने यहाँ पर मूरोंग जी को चैलेंज किया और 3 महीने का टाइम मांगा था। कि इसको देखकर लगता तो नहीं है कि ये इतना बड़ा बेवकूफ है। सभी लोग कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा बेवकूफ है। अपना साथियों से कहता है तुम्हें लगता है कि ये बेवकूफ नहीं है, सुना है कि इसने स्काई पर फाउंड वेपन एरिया से अपने लिए एक बहुत बड़ी तलवार को चूज किया जिसे कोई भी चूज नहीं करना चाहता था, और साथ ही इसने 2 कल्टीवेशन बुक्स ऐसी ली हैं जो बिल्कुल बेकार टेक्निक्स थी। वहीं पर जाओची की नजर सामने युनबा पर पड़ती है। युनबा भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है जीजा जी तुम्हें तो इस वक्त इनर पैलेस में होना चाहिए था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो उसे कहता है मैं कल्टीवेट करते हुए थक गया था, इसी वजह से तुमसे मिलने के लिए चला आया। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 52 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जाओची युनबा को बुली करने वाले बच्चों को बहुत ही पीटेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 53 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाओची अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद जब वो थक जाता है तो वो युनबा से मिलने के लिए आउटर पैलेस में आता है और उसे युनबा मिल भी जाता है। युनबा उसे कहता है ब्रदर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओची उसे कहता है मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। युनबा हमारे जाओची को देखकर खुश होने की एक्टिंग कर रहा होता है। उसके हाथ में पिल्स का एक बॉक्स होता है। वो उसे कहता है यहाँ पर आउटर पैलेस में तो यहाँ पर काफी ज्यादा मजे हैं, मुझे यहाँ पर इन पैलेस वालों ने मुझे बहुत सारी पिल्स दी है ताकि मैं आसानी के साथ यहाँ पर कल्टीवेट कर सकूं। ये सारी की सारी पिल मेरी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए हैं। जाओची कहता है युनबा की परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बड़ी है, इसके पास पहले से ज्यादा मिस्टिक पावर है, तो काफी ज्यादा अच्छा है, मैंने सही फैसला किया था इसे यहाँ पर लाने का। जाओची से कहता है तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना होगी, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही जल्दी तुम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। और साथ ही जाओची उसके बाजू के ऊपर उसे शाबाशी दे रहा होता है। जब वो उसके बाजू को टच करता है युनबा को दर्द होता है क्योंकि उसके बाजू के ऊपर चोट लगी होती है। वो कहता है ब्रदर मुझे दर्द हो रहा है। कहता है तुम्हारे बाजू के ऊपर क्या हुआ? जल्दी से उसके बाजू के ऊपर से कपड़े हटाता है तो उसे काफी बुरी चोट लगी होती है। वो उसे कहता है ये कैसे हुआ, किसने किया? युनबा उसे कहता है ब्रदर मैं एक सीनियर ब्रदर के साथ फाइट कर रहा था, हम दोनों आपस में स्पार मैच कर रहे थे तो फाइटिंग के दौरान मुझे चोट लग गई, मैं इस बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाओची उसे कहता है युनबा मुझे सच्ची सच्ची बताओ किसी ने तुम्हें बुली तो नहीं किया? अगर तुम्हें किसी ने बुली किया है तो तुम मुझे बता सकते हो। युनबा उसे कहता है ठीक है ब्रदर, अगर किसी ने बुली किया तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अपनी पिल्स लेकर कहता अब मैं अपने कल्टीवेशन रूम में जा रहा हूँ, तुम्हें भी वापस चले जाना चाहिए। और वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। जबकि जाओची सोच रहा होता है इसकी जो चोटें हैं वो नॉर्मल नहीं लगती, मुझे लगता है कि कोई तो युनबा को बुली कर रहा है, लगता है कि इसका पीछा करना पड़ेगा। और जाओची उसका पीछा करता है। जैसे ही वो उसके रूम के बाहर जाता है तो अंदर से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि युनबा के ऊपर चिल्ला रहा होता है। उसे कहता है तुम बड़े बालू कहीं के, तुम्हें एक काम दिया था और तुम वो काम भी नहीं कर पाए, तो जल्दी से वो सारी की सारी पिल्स मुझे दे दो। वो पिल्स उसे दे देता है और उसे कहता है ब्रदर इसमें से कुछ पिल्स मुझे भी दे दो क्योंकि ये सारी पिल्स तुम्हारी नहीं है, इनमें से मेरे लिए भी पिल्स हैं। लेकिन वो लड़का उसे किक मारते हुए नीचे गिरा देता है और कहता है बेवकूफ कहेंगे, तुम्हें किसने तय दिया कि तुम्हें हम इसमें से पिल्स देने वाले हैं? शुक्र करो कि हम तुम्हें अपने रूम में रहने देते हैं। उस पिल के बॉक्स को ओपन करता है और कहता है तुमने तो पहले से इसमें से पिल्स निकाल ली हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पिल्स को चोरी करने की? तुमने मुझसे पूछे बिना इसमें से पिल्स क्यों निकाली हैं? और वो फिर से उसे पीटना शुरू कर देता है और कहता है दोबारा अगर तुमने इन पिल्स में से किसी पिल्स को निकाला, मेरी चीजों को लिया, तो उसके बाद मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हारा बाजू तोड़ दूंगा। जाओची उनकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसके साले को अंदर मार पड़ रही है। जाओची दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और कहता है कमीनों कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युनबा को बुली करने की? इतना है कि तुम सभी लोगों के जिंदा रहने की इच्छा खत्म हो गई है। जाओची उस लड़की से कहता है ये सारी की सारी पिल युनबा को दो, फिर साथ ही अपना बाजू तोड़ो और उसके बाद युनबा के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, ना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो सभी लोग कहते हैं आए ये लड़का कहाँ से आया है, इससे क्या लगता है कि यहाँ पर आकर हमें यहाँ पर धमकी दे सकता है? क्योंकि हमारा जाओची तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। सभी लोग जाओची को वहाँ पर देखकर हंसना
हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये तो वही बेवकूफ जाउची है, ने मूरोंग जी को चैलेंज किया है। जाउची से कहते हैं बकवास बंद करो, हमारे सामने माफी मांगो और यहाँ से दफा हो जाओ, फिर शायद हम लोग तुम्हें जिंदा छोड़ दें और तुम्हारे इस बड़े से बालू को भी। जाउची कहता है तो लगता है कि तुमने फैसला कर लिया है कि तुम लोगों ने क्या करना है। तो जाउची बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उनमें से जो मेन विलन होता है उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है। ठीक है, सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं सीनियर ब्रदर कुईजैंग क्या तुम ठीक हो? और सभी लोग कहते हैं इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ब्रदर कुईजैंग के ऊपर स्नीक अटैक करने की। चलो सभी लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। उनमें से एक तलवार लेकर जाउची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा जाउची बड़ी स्पीड से घूमते हुए इसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है और पीछे वाली साइड से उसे एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे वो भी ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और उसकी तलवार भी टूट जाती है। जाउची कहता है तुम सभी लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। बाकी के सभी लोग जो देखकर घबरा जाते हैं और तीसरा साथी वहाँ से भागने लगता है। जाउची कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ से भागकर जा सकते हो? हमारा जाउची बड़ी स्पीड से भागता हुआ उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तो दोनों लड़के वहीं पर रुक जाते हैं। एक लड़का उसे कहता है हमें यहाँ से जाने दो, तुम्हें पता नहीं है कि मेरे अंकल कौन है? मेरे अंकल यहाँ के इंस्ट्रक्टर हैं, वो इंस्ट्रक्टर की हैं, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जाउची उसे कहता है तुमने जब जुनबा के ऊपर अटैक किया था तो तुमने अपनी राइट लेग को यूज करते हुए उसे किक मारी थी, फिर मुझे यहाँ पर तुम्हारी राइट लेग को तो तोड़ना पड़ेगा। और वो अपने पाँव को उठाता है और उस लड़के की राइट लेग को तोड़ देता है, जबकि बाकी बचे दो लड़के वहीं पर खड़े होते हैं। वो बहुत सा घबरा जाते हैं और कहते हैं अब हम लोग क्या करें? जाउची उन दोनों की तरफ देखता है, वो दोनों जल्दी से उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं ब्रदर जाउची हमें पता है कि हमने गलत किया है, प्लीज हमें माफ कर दो। हम आज के बाद जुनबा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और ना ही किसी को इसके साथ कुछ करने देंगे। हम हमेशा इस बात को याद रखेंगे, इस बार हमें माफ कर दो। वो हमारी सारी पिल्स भी रख सकता है। जुनबा जाउची से कहता है ब्रदर प्लीज इनको छोड़ दो। जाउची आगे बढ़ता है और जुनबा को उठा लेता है और कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। इससे पहले जाउची उन दोनों लड़कों से कहता है उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों को इस बारे में अच्छी तरह से पता होगा कि अगर इंस्ट्रक्टर की यहाँ पर आकर पूछती है या फिर कोई भी एल्डर आकर पूछता है तो तुमने उन्हें क्या जवाब देना है। वो लड़के उसे कहते हैं हाँ हमें पता है हमें क्या कहना है, हम लोग यहाँ पर एक सीनियर ब्रदर के साथ स्पार मैच कर रहे थे, उसी वजह से ब्रदर की लेग भी टूट गई। जाउची उन दोनों से कहता है वैसे भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग यहाँ पर एल्डर को ये बात बताते हो या नहीं, क्योंकि वाइस पैलेस चीफ किन ने मुझे डायरेक्टली इनर पैलेस में शिफ्ट किया है, तो इसका मतलब मेरा उनके साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है। तो इंस्ट्रक्टर की तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, जबकि वाइस पैलेस किन मेरे साथ है। बस जाउची से कहता है ब्रदर मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा होगे कि मैंने तुम्हें ये बात क्यों नहीं बताई, वो लड़के मुझे बुली कर रहे थे, मैं तो बस चाहता था कि तुम परेशान ना हो क्योंकि तुम अपनी बैटल के लिए तैयारी कर रहे हो, कल्टीवेशन में खलल नहीं आना चाहिए। जाउची से कहता है जुनबा इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें दूसरे लोग बुली करते हैं तो तुम उनके सामने रेजिस्ट क्यों नहीं करते? जाउची से कहता है जरा अपनी तरफ देखो तो सही, तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। चाहता हूँ कि तुम बहुत सा मेहनत करो और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ। वो से कहता है जरा अपना हाथ मुझे दिखाओ, मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस वेन्स को चेक करने दो। जुनबा अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जाउची उसकी वेन्स को चेक करता है और कहता है ऐसा कि मोली ने इसके बारे में कहा था, इसकी वेन्स तो वाकई में नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसकी जो मेरिडियंस हैं वो बाकियों के मुकाबले में काफी ज्यादा वाइड हैं, तो वाकई में टायरेनिकल एम्परर वेन्स हैं। अगर इसने अपने आप को अच्छे से कल्टीवेट किया तो ये तो एम्परर लेवल तक पहुंच सकता है। जाउची कहता है लेकिन इस तरह के डिवाइन वेन्स को अवेकन करने के लिए किसी भी इंसान के पास दुनिया के ऊपर रूल करने का जज्बा होना चाहिए, उसके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो किसी का भी डट कर सामना कर सके, तभी वो अपनी परफाउंड वेन्स को अवेकन कर पाएगा। लेकिन जुनबा तो एक डरे हुए चिकन की तरह है, अगर कोई भी यहाँ पर अपनी मेरिडियंस को अवेकन नहीं कर पाएगा तो वो कभी भी अपनी ट्रू परफाउंड लेवल से ऊपर नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर एक बार जुनबा ने इन परफाउंड वेन्स को एक्टिवेट कर लिया तो उसके बाद सिर्फ एक ही रात में ये एम्परर परफाउंड राम में पहुंच सकता है, इसकी पावर को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। जाउची कहता है तो फिलहाल के लिए तो हम लोग इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसे खुद ही मेहनत करना पड़ेगी, कल्टीवेशन को बढ़ाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मुझे अपने मसले पर गौर करना चाहिए। तो हमारा जाउची वहाँ से सीधा ब्लैक मून गिल्ड की तरफ जाता है क्योंकि जाउची को अपने लिए कुछ आइटम चाहिए होती हैं, इसी वजह से वो ब्लैक मून गिल्ड में जाता है। यहाँ का ब्लैक मून गिल्ड काफी ज्यादा बड़ा होता है। जाउची कहता है न्यू मून पैलेस में जो ब्लैक मून गिल्ड की शॉप है वो तो काफी ज्यादा छोटी है, जबकि ये बहुत ज्यादा बड़ी है और यहाँ पर बहुत कुछ है। वहाँ पर लड़कियों से कहती है सारा आपको क्या चाहिए? जाउची से कहता है मुझे 3 सायान परफाउंड क्रिस्टल्स चाहिए। लड़कियों से कहती है ठीक है सारा प्लीज मेरे साथ आए, मैं आपको ऊपर लेकर चलती हूँ 2nd फ्लोर पर, वहाँ पर आपको सायान क्रिस्टल्स मिलेंगे। जाउची को अपने साथ लेकर ऊपर आती है और एल्डर क्याओ से कहती है एल्डर क्याओ हमारे इस कस्टमर को 3 सायान परफाउंड क्रिस्टल्स चाहिए। तो वो उसके सामने 3 सायान परफाउंड क्रिस्टल्स रख देता है और कहता है क्रिस्टल क्या आपको 3 पर्पल परफाउंड स्टोन्स देने होंगे, टोटल 9 परफाउंड स्टोन्स बन जाएंगे। तो वो लड़की जाउची से कहती है ऑनर्ड गेस्ट क्या आपको यहाँ से कुछ और चीज भी खरीदनी है? तो वहीं पर जाउची की नजर एक बॉक्स के ऊपर पड़ती है, वो बॉक्स बंद होता है लेकिन जाउची उसे देखकर ही पहचान जाता है। जाउची एल्डर क्याओ से कहता है ये बताओ कि इसकी प्राइस कितनी है? मुझे पता है कि इसके अंदर डेविल्स फ्लेमिंग ब्लड क्रिस्टल रखा हुआ है। एल्डर क्याओ भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने बंद बॉक्स को देख
देखकर ही पहचान लिया कि इसके अंदर डेविल ब्लड क्रिस्टल्स रखे हुए हैं। डेविल्स फ्लेमिंग ब्लड क्रिस्टल्स तो वैसे भी बहुत ही कम मिलते हैं, इसलिए ज्यादा लोगों को इसका नहीं पता होता। जाओची से कहता है इस जूनियर ब्रदर ने पहले भी इस चीज को देखा हुआ है, इसी वजह से मैं दूर कोई बंद डब्बे में से इसको पहचान सकता हूँ। तो क्या उसे कहते हैं तुम इसको खरीद तो सकती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि मैं तुम्हें देखकर तो लगता नहीं है कि तुम एक फायर एट्रीब्यूट यूजर हो। ये तो सिर्फ फायर एट्रीब्यूट यूजर्स के लिए ही काम आता है, लेकिन अगर तुम इसको खरीदना चाहते हो तो तुम्हें इसके बदले में 600 पर्पल परफाउंड कॉइन्स देना पड़ेंगे। जाओची अपने पास से अपना गोल्ड कार्ड निकालता और कहता है ब्लैक मून गिल्ड वाले कब से पूछने लगे कि मर्चेंट्स को उनकी कौन सी चीज को किस लिए इस्तेमाल करना है। यहाँ पर चीजें बेच रहे हो तो चुपचाप अपनी चीजें बेचो, तुम्हें नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि मैं इसको क्यों खरीद रहा हूँ। एल्डर क्याओ से वो वाला एल्डर क्याओ से डेविल फ्लेमिंग ब्लड क्रिस्टल दे देते हैं। जाओची उस डेविल फ्लेमिंग ब्लड क्रिस्टल को अपने हाथ में लेकर बाहर आ रहा होता है। जाओची कहता है क्योंकि मेरे पास फिनिक्स की फायर है तुझे मेरे काम आ सकता है, इसी वजह से तो मैंने इस क्रिस्टल को खरीदा है। इसके अलावा इसका एक और भी फंक्शन होता है क्योंकि ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। ये डेविल्स फ्लेमिंग ब्लड क्रिस्टल, इसकी मदद से हम लोग उन सारे पॉइजन को डिस्पेल कर सकते हैं जो कि आइस के रिलेटेड होते हैं। जाओची अभी वहीं से जा रहा होता है कि उसी वक्त उसके पास से एक लड़की गुजरती है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। वो लड़की फ्रोजन क्लाउड पैलेस की 7 मेडन्स में से एक मेडन है और उसका नाम चू युई चेन है। जाओची उसकी तरफ देखता और कहता है ये गॉडेस तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जाओची से कहती है यहाँ पर ब्लू विंड एम्पायर में तो बहुत ही महान महान मास्टर है, क्या तुम्हें पता है कि अभी भी जो मास्टर तुम्हारे पास से गुजरी है वो कौन है। जाओची भी उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है। मोली उसे कहती है अभी जो लड़की तुम्हारे पास से गुजरी है उसकी स्ट्रेंथ में और तुम्हारी स्ट्रेंथ में जमीन आसमान का फर्क है, तुम इस बारे में समझ रहे हो। मास्टर अपनी स्काई परफाउंड राम की पीक पर है, बहुत ही जल्दी ये अपनी एम्पर परफाउंड राम में ब्रेक थ्रू करने वाली है। वो लड़की भी यहाँ पर ब्लैक मून गिल्ड वालों के पास ही आई होती है। वो एल्डर क्याओ के पास जाती है। एल्डर क्याओ से कहते हैं मिस प्लीज मुझे माफ करना, हमारे पास सिर्फ एक ही क्रिस्टल था, डेविल फ्लेमिंग क्रिस्टल, वो तो अभी अभी एक लड़का खरीद कर चला गया है, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास और क्रिस्टल्स नहीं है। मास्टर चू युई चैन उसकी बात सुनने के बाद जाओची की तरफ देखती है और फिर पीछे की तरफ मुड़ जाती है। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 53 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये वाली मास्टर जाओची से फ्लेमिंग ब्लड क्रिस्टल ले पाएगी या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 54 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाओची ब्लैक मून गिल्ड से अपने लिए कुछ चीजें खरीद कर बाहर निकलता है और वहीं से उसे एक ब्लड क्रिस्टल में मिलता है जिसे डेविल ब्लड फ्लेमिंग क्रिस्टल कहा जाता है। वक्त एक और लड़की आती है जो कि 7 मेडन में से एक मेडन है। वो वहाँ पर आकर गिल्ड मास्टर से कहती है कि मुझे ये वाला क्रिस्टल चाहिए, लेकिन मास्टर उसे कहते हैं वो तो पहले एक लड़का खरीद कर चला गया। मेडन जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाती है। तो हमारा जाओची बाहर गली में चलता हुआ जा रहा होता है। जाओची कहता है मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि वो लड़की यहाँ पर मुझे ढूंढते हुए चली आएगी, मैं है ही बहुत ज्यादा हैंडसम। और फिर साथ ही वो मोली से कहता है मोली अब देखती जाओ, देखना वो खूबसूरत लड़की मेरे पास जरूर आएगी। तो जाओची चलता हुआ जा रहा होता है तो वो लड़की वाकई में उसके पास आ जाती है। तो मास्टर जाओची के पास आती है और उसे कहती है तुमने वहाँ से जो डेविल फ्लेमिंग ब्लड क्रिस्टल खरीदा है मुझे वो चाहिए, वो मुझे बेच दो, मैं दुगनी कीमत में वो तुमसे खरीद लूंगी। जाओची उसे कहता है हालांकि मैं इसको डबल कीमत के ऊपर जरूर बेचना चाहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक अच्छा मशवरा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस ब्लड क्रिस्टल को ना खरीदो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो आइस पॉइजन है जिसकी वजह से तुम इन्फेक्टेड हो वो इस क्रिस्टल की मदद से हल नहीं हो सकता। ये क्रिस्टल तुम्हारे काम नहीं आएगा, इसलिए इसको खरीदने का फायदा भी नहीं है। जाओची उसे कहता है अगर मेरा अंदाजा ठीक है तो आज से कुछ दिन पहले तुम किसी बहुत ही पावरफुल आईसी बीस्ट के साथ फाइट कर रही थी, उसी आईसी बीस्ट की बॉडी से तुम्हें पॉइजन मिला है। कैसा आईसी बीस्ट होगा जो कि मरने के करीब होने पर अपनी बॉडी के अंदर से अपना फियरलेस पॉइजन रिलीज करता है। जब तुम उसको मारने वाली थी और वो मरने वाला था उसी वक्त उसने अपना पॉइजन रिलीज किया होगा और वो पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर चला गया। बात सुनते ही वो मेडन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो जाओची से कहती है तुम्हें सब के बारे में कैसे पता, आए तुम हो कौन। जाओची उसे बताता है कि मेरा नाम युनची है और मैं एक आम सा डिसाइपल हूँ ब्लू परफाउंड पैलेस का, और इसके साथ साथ मेरी एक स्पेशल खूबी है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, मैं एक डिवाइन डॉक्टर हूँ। तो जाओची मेडन से कहता है तुम्हारी स्ट्रेंथ क्योंकि काफी ज्यादा है, तुम्हारी कल्टीवेशन भी ज्यादा है, इसी वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर जो आइस पॉइजन है वो तुम्हारी कल्टीवेशन की वजह से एक ना एक दिन वैसे ही घुल जाएगा और वो गायब हो जाएगा। लेकिन जितनी देर तक ये पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर रहेगा उतनी देर तक तुम्हारी परफॉर्मेंस एनर्जी बढ़ नहीं पाएगी। इसका मतलब ये है कि तुम अपनी टोटल पावर का सिर्फ 1 से 3 हिस्सा इस्तेमाल कर पाओगी, क्योंकि तुम भी एक आइस एट्रीब्यूट यूजर हो, क्योंकि तुम आईसी पैलेस से हो, इसी वजह से तुम आईसी आर्ट्स को कल्टीवेट करती हो। अगर तुमने इस ब्लड फ्लेमिंग क्रिस्टल को अब्सॉर्ब करने की कोशिश की, बॉडी के अंदर जो आईसी ऑरा है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से तुम्हारी वेन्स कम्प्लीटली डैमेज हो जाएंगी और दोबारा कभी भी रिकवर नहीं हो पाएंगी। मैंने तुम्हें वो सारी बात बता दी है जिसकी वजह से मैं तुम्हें रोक रहा हूँ कि तुम्हें इस क्रिस्टल को नहीं खरीदना चाहिए। अब बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या तुम अभी भी इस क्रिस्टल को खरीदना चाहती हो या नहीं। लेकिन क्योंकि मुझे खूबसूरत लड़कियों की बहुत ज्यादा फिक्र रहती है, इसी वजह से ये क्रिस्टल मैं तुम्हें हरगिज नहीं बेचूंगा। अगर तुम्हें फिर भी ये क्रिस्टल चाहिए तो तुम जाकर किसी और जगह से खरीद सकती हो,
क्योंकि मैं तो तुम्हें अपने वाला फ्लेमिंग क्रिस्टल नहीं बेचने वाला। जाओची उसे इतनी बात कहने के बाद आगे गुजर जाता है तो जाओची कहता है अब देखना ये मेरे पीछे आएगी कि इस वक्त ये बहुत ज्यादा क्यूरियस होगी, क्या वाकई मैं एक डिवाइन डॉक्टर हूँ, अगर मुझे उसके बारे में इतना कुछ पता है तो मैं उसका इलाज भी कर सकता हूँ। यही सोचकर वो पीछे जरूर आएगी। जाओची चलता हुआ जा रहा होता है तो वो मेडन उससे कहती है रुको मेरी बात सुनो। जाओची काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है चलो हो गया काम। तो मेडन जाओची से कहती है तुमने यहाँ पर कहा कि तुम एक डिवाइन डॉक्टर हो और साथ ही तुम्हें मेरी कंडीशंस के बारे में पता है, तुम्हें पता है कि मैंने किसी ICBs के साथ फाइट की थी जिसका पॉइजन मेरी बॉडी में है। मुझे ये भी बता दो क्या तुम्हें इस पॉइजन से निमटने का कोई रास्ता पता है जिससे मैं जल्दी से जल्दी इस पॉइजन को अपनी बॉडी से निकाल सकूं। जाओची उससे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैंने कहा ना मैं एक डिवाइन डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकालने में तुम्हारी हेल्प करूँ? अगर वाकई में तुम अपना इलाज करवाना चाहती हो तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रात के वक्त 101 नंबर रूम में आ जाना। मैं ब्लू विंड परफाउंड पैलेस के इनर पैलेस के अंदर रहता हूँ। वो मेडन उसे कहती है ठीक है, फिर मुझे लगता है कि मुझे तुम्ही से अपना इलाज करवाना पड़ेगा। अगर तुमने मेरी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकाल दिया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा रिवार्ड दूंगी। इतना कहने के बाद मेडन पीछे की तरफ मुड़ जाती है। जाओची उसे कहता है लेकिन क्या तुमने मेरे पर बस इतनी तरह भरोसा कर लिया, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा है और मेरी कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो है और ऊपर से मैं तो सिर्फ एक लोली परफाउंड पैलेस का डिसाइपल हूँ। तुम्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश कर सकता हूँ, तुम्हारा नाम खराब हो सकता है। वो मेडन उसे कहती है तुम्हारी आंखों से साफ दिखाई दे रहा है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो, इतना तो कह सकती हूँ कि तुम कोई विलन नहीं हो और मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहते। चलो ठीक है, तुम्हें तुम्हारे रूम में मिलूंगी। और साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। जाओची घूम फिरने के बाद अपने रूम में जब वापस आता है, वो जैसे अपने रूम का दरवाजा खोलता है तो सामने की तरफ देखता है तो उसके बिस्तर के ऊपर वो मेडन बैठी होती है। जाओची कहता है जी तो वाकई में यहाँ पर आ गई, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इंडियन पैलेस के आसपास तो बहुत सारे गार्ड्स हैं, हमेशा यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स रहते हैं ताकि कोई भी यहाँ पर अननोन ना आ सके। मेडन उन सभी से बचते बचाते मेरे रूम तक पहुँच आई, इसका मतलब ये अपनी पावर्स को कंसील कर सकती है। मेडन जाओची से कहती है तो डिवाइन डॉक्टर चलो जल्दी से अपना काम स्टार्ट करो और मेरी बॉडी के अंदर से पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करो। जाओची उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं अभी अभी इसको स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरी कुछ कंडीशंस को मानना पड़ेगा कि हम दोनों ही यहाँ पर स्ट्रेंजर्स हैं। नहीं चाहता कि बाद में मेरे लिए कोई मसला बने, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर कुछ रूल्स को सेटअप करते हैं, लेकिन तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं इसमें हाथ पार नहीं करूंगा। जाओची उसे कहता है तो सबसे पहले तो मुझे अपना हाथ दो। मेडन जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लेती है और कहती है मुझे कभी भी किसी प्राइमर ने छुआ नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी बॉडी को टच नहीं करने दूंगी। जाओची उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एक जेन्युइन डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि किसी की बॉडी को टच किए बिना उसकी पल्स को कैसे फील करना है। चलो जल्दी से अपना हाथ सामने करो। वो अपने हाथ को उसके सामने करती है तो जाओची अपने हाथ की उंगलियों को उसकी पल्स के ऊपर रखता है, लेकिन उसको टच नहीं करता। वो अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर एंटर करता है और वहीं से उसको फील कर लेता है। जाओची फील करने के बाद कहता है ये पॉइजन तो वाकई में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। लगता है कि इस मेडन ने जिस ICBs के साथ फाइट की थी वो स्काई परफाउंड ग्राम का एक बीस्ट होगा और वो बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट था। अब इतना ही नहीं, इसकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है उस पॉइजन ने अपनी एक स्पिरिट डेवलप कर ली है। जाओची उसकी पल्स को फील करने के बाद उसे कहता है लिटिल फेरी तुमने भी इस बात को अभी तक महसूस कर लिया होगा कि तुम्हारी बॉडी के अंदर उस पॉइजन ने अपनी एक स्पिरिट बना ली है। वो स्पिरिट तुम्हें तुम्हारी बॉडी के अंदर मूव करती हुई महसूस होती होगी। इससे पहले कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करूं, मुझे सबसे पहले तुम्हारी बॉडी के अंदर से स्पिरिट को मारना होगा। तो ये स्पिरिट आइस एट्रीब्यूट वाली पॉइजन स्पिरिट है, तो इसको मारने के लिए मुझे अपनी फ्लेम फिनिक्स की पावर्स को यूज करना पड़ेगा। मैं अपनी फायर पावर को यूज करूंगा, अपनी फ्लेम एनर्जी को यूज करते हुए उस स्पिरिट का उस पॉइजन के साथ कनेक्शन कट ऑफ करूंगा। उसके बाद मैं उस स्पिरिट को यहाँ से बाहर निकालूंगा। हम लोग इसको और ज्यादा बड़ा होने नहीं दे सकते, हमें जल्दी से जल्दी इसे तुम्हारी बॉडी के अंदर से निकालना होगा। तो जाओची जल्दी से अपने हाथ के ऊपर अपनी फायर को एक्टिवेट करता है, क्योंकि जाओची तो एक डॉक्टर है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जाओची जब अपने हाथ के ऊपर अपनी फिनिक्स फायर को एक्टिवेट करता है तो मेडन उसे कहती है तुम्हारे पास तो फिनिक्स की फायर है, क्या तुम फिनिक्स सेक्टर से हो, क्या तुम्हारे पास फिनिक्स की ब्लड लाइन की पावर है? जाओची अपने हाथ को जल्दी से आगे बढ़ाता है और सीधा उसकी चेस्ट को जाकर टच कर देता है। जाओची मेडन से कहता है हाँ ये बात ठीक है कि मेरे पास फिनिक्स की फायर है, लेकिन मैं फिनिक्स क्लैन से नहीं हूँ। यहाँ पर अपनी एक्साइटमेंट में जाओची इस बात को भूल जाता है कि मेडन ने उसे कहा था कि मैंने कभी किसी को टच नहीं करने दिया, और जहाँ पर हमारे जाओची ने अपनी फ्लेम को एक्टिवेट करने के बाद उसकी चेस्ट को टच कर दिया है। जाओची कहता हाँ मैंने उस स्पिरिट को देख लिया है, अब मैं अपनी फ्लेम से उसको कट ऑफ करने के बाद बाहर निकालने वाला हूँ। जैसे वो उस मेडन की तरफ देखता है तो मेडन घूर घूर कर उसे देख रही होती है। इसी के साथ ही जाओची को पता चल जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जाओची कहता है प्लीज प्लीज रुकना, लगता है कि मैंने कोई गलती कर दी है, तो सिर्फ तुम्हारी बॉडी से पॉइजन स्पिरिट को निकालने वाला था। लेकिन मेडन उसकी बात सुनने बगैर उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो उसे इतना जबरदस्त पंच मारती है कि जाओची उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है। दीवार के साथ टकराने के बाद जाओची कहता है लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कहा भी था कि उसने कभी किसी को टच नहीं करने दिया और मैं उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए उसे टच कर दिया, अब तुझे मुझे नहीं छोड़ेगी, ये बहुत ज्यादा गुस्से में है, ये मुझे मार डालेगी। मेडन भी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, अपनी पावर्स को रिलीज कर रही होती है। जाओची कहता है लेकिन चलो शुक्र है कि इसे मेरी परवाह
तो है। साथ ही हमारा जाओची वहीं पर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जब जाओची की आंखें खुलती हैं, जाओची कहता है ये क्या, मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। है कि ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की फर्स्ट स्टेज की वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ। तो मेडन अभी भी वहीं पर बैठी होती है। वो मेडन उसे कहती है तो फाइनली तुम उठ ही गए, मैंने तुम्हें पंच मारा था तो लगा कि तुम मर जाओगे, लेकिन तुम अभी तक जिंदा हो और तुम सिर्फ 3 दिन तक ही बेहोश रहे हो। ये तो वाकई में बहुत ही हैरान करने वाली बात है। वो मेडन सोच रही होती है, लगता है कि इस लड़के युनची के पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा टफ है। तो जाओची उसे कहता है प्लीज लिटिल फेरी मुझे माफ करना, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकालना चाहता था, मुझे इस बारे में ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने कहाँ पर टच किया था। मेडन उसे कहती है हाँ मुझे भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम मेरी बॉडी से पॉइजन को निकालना चाहते हो, अगर तुम वाकई में एक जेन्युइन डॉक्टर नहीं होते तो अब तक मैंने तुम्हें मार दिया होता। जाओची उसे कहता है चलो ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तुम्हारी बॉडी के अंदर अभी भी पॉइजन है और उस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करना है, स्पिरिट को तो मैंने निकाल दिया था। जाओची अपने हाथ के ऊपर अपने हिमनली पॉइजन स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और हिमनली पॉइजन स्पिरिट की मदद से उसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करना स्टार्ट करता है। जाओची दूर से ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसकी बॉडी से पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर देता है और उसे कहता है चलो ठीक है अब ये हो गया, तुम्हारी बॉडी के अंदर पॉइजन नहीं बचा, मैंने सारे के सारे पॉइजन को निकाल दिया है। पॉइजन को निकालने के बाद जाओची उसे कहता है तुमने कहा था कि तुम मुझे रिवार्ड दोगी, तो मैं तुम्हें बता दूं मुझे जो रिवार्ड चाहिए। आज से ठीक 2 महीने के बाद मेरा एक कंपटीशन होने वाला है, उस कंपटीशन के बाद 3 महीने तक तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन चाहिए। मैं तुमसे ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा, मुझे सिर्फ 3 महीने चाहिए। आज से ठीक 2 महीने के बाद अगले 3 महीने के लिए तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी। तो मेडन जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उसे कहती है ठीक है अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना और मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगी। 2 महीने के बाद मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी और अगले 3 महीने तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ऐसा कि हम दोनों की डील हुई है। जबकि जाओची सोच रहा होता है ये लड़की तो यहाँ से जाना भी चाहती है लेकिन इसको टच करने का तो मजा ही आ गया। जाओची कहता है इसने अपना इलाज भी करवा लिया लेकिन फिर भी ये मेरे हैंडसम चेहरे को देखकर फ्लैट नहीं हुई। बड़ी अफसोस की बात है कि ये कुछ ज्यादा ही कोल्ड है और इस कोल्डनेस को देखकर मुझे याद आया मेरी बीवी किंग यू वो पता नहीं कैसी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी आईसी पैलेस से है और मेरी बीवी भी वहीं पर है, कभी मुझे हाथ नहीं लगाने देती थी। इस वक्त मॉली निकलती है और उसके ऊपर जंप करते हुए बैठ जाती है और उसे कहती है यहाँ पर अपनी वाइफ को मिस करने की बजाय तुम्हें अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि 2 महीने के बाद कंपटीशन के दौरान मोरोंग जी के हाथों से मारे जाओ और उसके बाद तुम अपनी बीवी को मिस भी नहीं कर पाओगे। तो जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करो। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 54 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 55 के साथ हाजिर हूँ। तो मेडन के वहाँ से चले जाने के बाद मोली जाओची से कहती है तुम्हें दोबारा से कल्टीवेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो जाओची फिर से कल्टीवेशन पगोडा में चला जाता है और वहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करता है। 10 दिन तक जाओची वहीं पर ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के फर्स्ट लेवल को मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है। जाओची की बॉडी से काफी सारी मिस्टिक पावर निकल रही होती है। तो मोली उसकी तरफ देखकर कहती है इसकी बॉडी से इस वक्त काफी सारी मिस्टिक पावर निकल रही है, लगता है की जाओची यहाँ पर दोबारा से ब्रेक थ्रू करने वाला है। ये अपनी ट्रू परफॉर्म ड्राम के 2nd लेवल पर पहुँच जाएगा। जाओची वाकई में वहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। जाओची कहता है ये तो बहुत ही अच्छा रहा, यहाँ पर कल्टीवेशन पगोडा में कल्टीवेट करने का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। यहाँ पर कल्टीवेट करने से मैं ना सिर्फ अपनी ट्रू परफॉर्म ड्राम के 2nd लेवल पर पहुंच चुका हूँ, बल्कि मैंने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के फर्स्ट स्टेज को भी मास्टर कर लिया है। अब देखना वहाँ पर सभी लोग मेरी पावर्स को देखकर दंग रह जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर ऐसा कोई बचा है जो मेरे सामने टिक सके। पूरी दुनिया में अब कोई भी मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जाओची कहता है अब जबकि मैंने सारी टेक्निक्स को मास्टर कर लिया है, अब मुझे उस तलवार को उठाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो बहुत ज्यादा भारी है तो उसके साथ मुझे स्विंग्स को भी सीखना पड़ेगा, कैसे उसको यूज कर पाऊंगा। साथ ही जाओची कहता है तो मेरी ओवरलॉर्ड क्लोसर स्वर्ड जल्दी से मेरे पास आ जाओ और उसकी स्वर्ड उसके पास आ जाती है। तो जाओची अब अपनी स्वर्ड को बड़ी आसानी से उठा सकता है क्योंकि उसकी आर्म्स के अंदर अब पावर पहले से ज्यादा आ चुकी है। जाओची अपनी तलवार को पकड़ता है और उसको घुमाना स्टार्ट करता है, लेकिन अभी भी उसको इस तलवार को घुमाने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि उसके हाथ में 1500 kg की पावर है और उस तलवार का वजन 2000 kg का है। जाओची कुछ देर तक उस तलवार को वहाँ पर घुमाता है तो वो बहुत ज्यादा थक जाता है। जाओची कहता है इस तलवार को उठाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मिस्टिक पावर की जरूरत है। मिस्टिक पावर जब कंज्यूम हो जाती है तो मैं बिल्कुल जल्दी से थक जाता हूँ, लेकिन कम से कम ऐसे कुछ सेकंड्स के लिए तो वेट कर ही सकता हूँ। मोली भी वहाँ पर खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है। मोली उसे कहती है जबकि तुमने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की फर्स्ट स्टेज को आसानी से मास्टर कर लिया है तो तुम इस तलवार को उठा सकते हो, लेकिन इस तलवार को यूज करना काफी मुश्किल है। तलवार को यूज करने के साथ साथ तुम्हें तलवारबाजी की टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए। अभी तक इस तलवार के ऊपर तुम्हारा पूरा कंट्रोल नहीं है। तुम्हारे चैलेंज की डेट आने में अब सिर्फ 1 महीना
बचा है। मैं चाहती हूँ कि अगले पूरे 1 महीने में तुम सिर्फ इसी तलवार की प्रैक्टिस करो। इसको तब तक प्रैक्टिस करते रहना जब तक तुम थक नहीं जाते, और बार बार ऐसा करते रहो ताकि तुम्हें इस तलवार के साथ थोड़ा आइडिया हो जाए कि तुम्हें किस तरह इसको वेल्ड करना है और कब तक तुम्हारी लिमिट्स है और कितनी देर तक तुम इसको वेल्ड करके रख सकते हो। जाओची उसे कहता, हाँ क्यों नहीं, अब मैं इस तलवार की प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ। चैलेंज वाले दिन मैं सभी को बहुत ज्यादा शॉक कर दूंगा। जाओची यहाँ पर ये वाली बात भी एक्सप्लेन करता है कि उसने इस बड़ी सी तलवार को और साथ में उसने 2 बेकार परफॉर्म टेक्निक्स को क्यों चूज किया था। जाओची कहता है, मैंने ये सब कुछ इसीलिए किया था कि बाकी के सभी लोग समझेंगे जाओची बहुत बड़ा बेवकूफ है। उसने अपने लिए जो टेक्निक्स को चूज किया है वो उनको मास्टर भी नहीं कर सकता और ना ही कोई पावरफुल टेक्निक्स है। इसी वजह से मोरोंग री उसे अंडर एस्टिमेट करेगा और वो आसानी से उसे शॉक करके हरा देगा। मोली जाओची से कहती है, चलो ठीक है, अब जबकि तलवार को सीखना तुमने स्टार्ट कर ही लिया है तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक और टेक्निक देना चाहती हूँ। वो भी एक फॉरबिडन आर्ट है और वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो उस आर्ट को मेरे भाई ने खुद बनाया था। उसके माथे के अंदर उस आर्ट को ट्रांसफर कर देती है और कहती है, ये एक तलवारबाजी की कल्टीवेशन मेथड है, तुम्हें इसको सीखना होगा। ये वाली स्पेशल टैग हीवनली वुल्फ हेलगार्ड ने पीछे छोड़ी है। ये वाली तलवारबाजी की टेक्निक भी एक हैवी स्वर्ड टेक्निक है, यानी कि जिसके पास बहुत ज्यादा भारी तलवार होगी सिर्फ वही इस टेक्निक को परफॉर्म कर सकता है और इस टेक्निक का नाम हीवनली वुल्फ गार्ड टेक्निक है। मैं फिलहाल के लिए इस तलवारबाजी की सिर्फ पहले लेवल को तुम्हारी माइंड के अंदर इम्प्लांट करने वाली हूँ। इसको तुम्हें खुद ही कम्प्रीहेंड करना पड़ेगा और इसके पहले लेवल का नाम हीवनली वुल्फ स्लैश है। अगर तुमने इस हीवनली वुल्फ स्लैश को सीख लिया तो तुम्हारे लिए मोरोंग जी को हराना मुश्किल नहीं होगा। तुम इस तलवार को भी आसानी के साथ वेल्ड कर पाओगे। मेरे भाई ने भी इस टेक्निक को मास्टर किया हुआ था तो मेरे भाई के मरने के बाद टेक्निक उसके साथ ही खत्म हो गई। अब इस दुनिया में सिर्फ मैं ही इकलौती हूँ जिसको इस टेक्निक के बारे में पता है, क्योंकि मेरे भाई ने इस टेक्निक को मास्टर किया हुआ था और उसके अलावा किसी को ये टेक्निक नहीं आती थी। मेरे बाद अब तुम आखिरी बचे हो, तुम ही सिर्फ इस तलवारबाजी की टेक्निक को यूज कर सकते हो। जाओची उसके सर पे हाथ रखता है और उसे कहता है, लिटिल मोली तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भाई की इस नई टेक्निक को मैं अब बहुत ही संभाल कर रखूंगा, बहुत ही जल्दी हीवनली वुल्फ स्लैश को मास्टर कर लूंगा। जाओची उसका हाथ हटा देती है और कहती है, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि तुम इसको मास्टर कर पाओगे या नहीं, पहले जाओ जाकर इसको प्रैक्टिस करो। सीन 1 महीने के बाद का दिखाया जाता है। 1 महीने के बाद जाओची अपनी हीवनली वुल्फ स्लैश को मास्टर कर लेता है। वो अपनी तलवार को घुमाता है तो उसकी तलवार के अंदर से जबरदस्त मिस्टिक पावर निकलती है। मोली भी ये देखकर काफी हैरान होती है। जाओची वहाँ पर अपनी स्लैश को डिस्प्ले करने के बाद मोली से कहता है, लिटिल मोली क्या तुमने देखा, मैंने यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है। जबकि मोली जाओची की तरफ देखकर सोच रही होती है, ये तो बाकी में बिल्कुल मेरे भाई की तरह लगता है, बिल्कुल मेरा भाई ऐसा ही था कि मेरा भाई तो मर चुका है, अब दोबारा कभी मेरा भाई अपीयर नहीं होगा। जाओची प्रैक्टिस करने के बाद वहीं पर ग्राउंड के ऊपर लेट जाता है और कहता है, ये तलवार बहुत ज्यादा भारी है और मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अब तो मुझे लगता है कि मेरी बॉडी में जरा भी एनर्जी नहीं बची कि मैं अपनी उंगली को भी हिला सकूं। उसी वक्त जाओची के पास जो जेड क्रिस्टल होता है वो बजना शुरू हो जाता है। वो एक मोबाइल की तरह होता है। तो जाओची उस क्रिस्टल को बाहर निकालता और कहता है, ये तो एक ट्रांसमिशन जेड क्रिस्टल है, इसके अंदर से तो सीनियर सिस्टर की आवाज आ रही है। तो दूसरी तरफ से उसकी सीनियर सिस्टर उससे बात कर रही होती है। सिस्टर ज़ोरो से कहती है, जाओची तुम्हारे चैलेंज का दिन आ चुका है, कल तुम्हारे चैलेंज के लिए फाइट होने वाली है। कल सुबह सुबह मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगी और तुम्हें वहीं से लेकर बैटल ग्राउंड की तरफ लेकर जाऊंगी, इसलिए कल सुबह सुबह मेरा इंतजार करना। जाओची से कहता, हाँ क्यों नहीं, टाइम तो बहुत ही जल्दी गुजर गया, 3 महीने पूरे हो गए, चलो ठीक है मैं सुबह तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगले दिन सुबह सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह के वक्त ज़ोरो जाओची के दरवाजे पे नॉक करती है। वो उसे कहती है, जूनियर ब्रदर क्या तुम उठ गए? जाओची दरवाजा खोलता है और उसे कहता है, ज़ोरो तुम तो बहुत ही जल्दी आ गई हो और ऊपर से तुम तो मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी बनाकर लाई हो, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी हो। जाओची वो ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट करता है और कहता है, ये खाना तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ज़ोरो से कहती है, हालांकि तुम इतने बड़े हो गए हो फिर भी बच्चों की तरह खाना खाते हो। जाओची जल्दी से आके पड़ता है और उसे कहता है, क्या वाकई में तुम्हें एक बच्चा दिखाई देता हूँ? तुम्हें यहाँ पर फिर से वही बात कहने वाला हूँ, हालांकि मेरी उम्र 16 साल है और मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं तुमसे छोटा हूँ। कहा था कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या कभी भी तुम्हें मुझ में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है? सिस्टर ज़ोरो जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उसे कहती है, अगर दोबारा तुमने मुझे इसी तरह परेशान किया तो मैं तुम्हारे लिए दोबारा कभी भी खाना नहीं बनाऊंगी। साथ ही वो अपने पास से उसका ट्रेनिंग सूट निकालती है और उसे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए जो ट्रेनिंग के लिए सूट बनाया था मैं तुम्हें देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। आज क्योंकि तुम्हारा चैलेंज वाला दिन है, आज तुम्हारी फाइट होने वाली है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम ये वाली ड्रेस पहनो। वो जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाती है और कहती है, चलो जल्दी से इसको पहन लो, ट्राई करो, चलो देखते हैं कि ये फिट भी है या नहीं। ज़ोरो वहीं पर पीछे घूमकर खड़ी होती है। जाओची वहीं पर अपने कपड़े उतारकर वो नए वाले कपड़े पहन लेता है। कहता है, सीनियर सिस्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस ड्रेस को बहुत ही अच्छे से रखूंगा। सीनियर सिस्टर ज़ोरो से कहती है, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम मुझे थैंक यू कैसे बोलने वाले हो? तुमने मुझसे ये खाना भी खा लिया और ऊपर से तुमने मुझसे ये ड्रेस भी ले ली है। जाओची से कहता, हाँ मैं तुम्हें थैंक यू जरूर बोलूंगा, चलो जल्दी से अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें तुम्हारा थैंक यू गिफ्ट देता हूँ। ज़ोरो से कहती है, पता नहीं अब ये कौन सा मुझे थैंक यू गिफ्ट देने वाला है। वो वहीं पर आंखें बंद करके खड़ी हो जाती है, जबकि हमारा जाओची जल्दी से आगे बढ़ता है, अपना हाथ उसकी कमर में डालता है और उसे खींचकर आगे की तरफ करता है और उसको किस कर देता है। ज़ोरो जल्दी से पीछे की तरफ धक्का देती है और कहती है, बुरे लड़के ये तुम क्या कर रहे
हो। साथ ही वो सोच रही होती है आखिर अचानक से इसको क्या हुआ कि इसने यहाँ पर मुझे किस कर दिया, मैंने तो इसे कोई भी सिग्नल नहीं दिया। जाओची आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना इतना ज्यादा शर्माने की जरूरत है, मुझे तुम पसंद हो, तुम्हें परेशान होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आज के चैलेंज को मैं जरूर जीतूंगा, ये वाली फाइट मैं तुम्हारे नाम करूंगा। वो भी आगे से शर्माना शुरू कर देती है तो वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर चले आते हैं। नेक्स्ट सीन सेंटर प्लाजा का दिखाया जाता है। सेंटर प्लाजा पे जहाँ पे फाइट होने वाली है, बहुत सारे लोग वहाँ पर फाइट देखने के लिए पहले से मौजूद होते हैं। सभी लोग कहते हैं जुनची कहाँ पर है, वो यहाँ पर आया क्यों नहीं, कहीं वो डर कर भाग तो नहीं गया, उसे पता होगा कि वो मूरोंग जी के साथ फाइट नहीं कर सकता। अगर वो यहाँ पर आ भी जाता है तो मूरोंग जी के सामने वो टिक नहीं पाएगा, वो यहाँ पर मरने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। पैलेस चीफ किन वुशेंग भी वहाँ पर आया होता है, वो भी बैठा होता है। वो सभी लोग कहते हैं यहाँ तक कि पैलेस चीफ किन भी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर तो किसी बेवकूफ को भी पता होगा कि ये फाइट कैसे खत्म होने वाली है, तो पैलेस चीफ किन को यहाँ पर खुद आने की जरूरत नहीं थी। मूरोंग जी पैलेस एरिना में मौजूद होता है। वो कहता है लगता है कि वो चूहा डर का किसी बिल में घुस गया है और यहाँ पर नहीं आने वाला क्योंकि वो बहुत सा डरपोक है। उसी वक्त जाओची उसके पीछे से निकलता है और उसे कहता है तुमने किसको चूहा कहा, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा, चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं। मूरोंग जी कहता है तो फाइनली तुम यहाँ पर आए गए, और साथ ही वो उसकी एनर्जी को महसूस करते हुए कहता है जो तो अपनी ट्रू परफॉर्म राउंड के सेकंड लेवल पर पहुंच गया सिर्फ 3 महीने में। साथ ही वो कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है, ये कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाता है, ये फिर भी यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाला है। मूरोंग जी जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और जाओची से कहता है चलो जल्दी से आ जाओ, हम लोग अपनी बैटल को स्टार्ट करते हैं, इसकी बैटल के बाद तुम इस दिन को हमेशा याद रखोगे। जाओची भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है मैं भी इस बात को मेक श्योर करूंगा कि तुम भी इस दिन को हमेशा याद रखो, आज मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। तो वो दोनों अरीना में आमने सामने होते हैं जबकि बाकी के सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मूरोंग जी को इस लड़के को हराने में कितने ज्यादा मूव्स लगेंगे? उसका साथी उसे कहता है मुझे लगता है कि 5 मूव्स में ये इसको हरा देगा। ये वाला बंदा उनसे कहता है ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात होगी कि अगर मूरोंग जी को इस इडियट को हराने में 5 मूव्स लगे, मुझे तो लगता है कि सिर्फ 2 मूव्स में ये इसको हरा देगा। पैलेस चीफ किन हमारे मास्टर किन से कहता है मास्टर किन मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर जाकर रेफरी बने ताकि इन दोनों का मैच बहुत ही आसानी के साथ कंप्लीट हो जाए। क्योंकि वहाँ पर एक और एल्डर बैठा होता है। वो कहता है ये लड़का युनची ये तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहा है, ये लड़का आज यहाँ पर इस लड़के के हाथों से मरने वाला है। तो मास्टर किन उन दोनों से कहते हैं तुम दोनों यहीं पर अपने मैच को स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन एक बात को याद रखना ये सिर्फ एक फ्रेंडली स्पार है, तुम दोनों यहाँ पर दूसरे को जख्मी तो कर सकते हो लेकिन एक दूसरे की जान नहीं ले सकते, जिसने भी दूसरे की जान ली उसको बहुत ही सख्त सजा दी जाएगी। क्योंकि पैलेस चीफ सोच रहा होता है युनची की बॉडी के अंदर से ऐसा ऑरा निकल रहा है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि उसका ऑरा मेरे ऑरा के साथ मैच कर रहा है। मूरोंग जी जाओची से कहता है तो युनची क्या तुमने सोच लिया कि तुम यहाँ पर कैसे मेरे सामने अपने घुटने टेकर माफी की भीख मांगने वाले हो? जाओची से कहता है सीनियर ब्रदर मैं भी तुमसे यही कहने वाला था कि कैसे तुम मेरे सामने घुटने टेकर माफी की भीख मांगोगे, तो जल्दी से अपना वेपन निकालो, हम लोग फाइट करते हैं। मूरोंग जी से कहता है तुम्हारे जैसे कीड़े को मारने के लिए मुझे अपना वेपन निकालने की क्या जरूरत है, तुम्हारे लिए तो मेरे हाथ ही काफी हैं। जाओची से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारे खिलाफ मुझे भी अपना वेपन यूज करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों हाथों से ही फाइट करेंगे। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि बाद में तुम अपने फैसले के ऊपर पछताओगे नहीं, मैं यहाँ पर वेपन निकाल लेना चाहिए था। और जी से कहता है लड़के चलो जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जमीन और आसमान में कितना बड़ा फर्क होता है। जाओची से कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो मुझे दिखाओ, और साथ ही वो उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ आता है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 55 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में इन दोनों की फाइट देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। रीइंकार्नेटेड की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाओची और मूरोंग जी के दरमियान में फाइट स्टार्ट होने वाली होती है। जाओची मूरोंग जी से कहता है अपना वेपन निकालो, कि मूरोंग जी उसे कहता है नहीं तुम्हारे जैसे कीड़े के खिलाफ मुझे वेपन यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने हाथों के साथ ही तुम्हें हरा सकता हूँ। जाओची उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे खिलाफ अपने वेपन को यूज नहीं करूंगा, लेकिन बाद में पछताना मत, तुमने यहाँ पर वेपन चूज करने का मौका खो दिया है। तो जाओची बड़ी स्पीड से उसके ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। मूरोंग जी जल्दी से अपने सामने अपनी एक बैरियर को क्रिएट करता है और उसे कहता है मुझे तो यहाँ पर तुम्हारे स्टैक को ब्लॉक करने की भी जरूरत नहीं है, तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें लगता है कि जितनी स्ट्रेंथ तुम्हारे पास है इतनी स्ट्रेंथ के साथ तुम मेरे ऊपर अटैक भी कर पाओगे। लेकिन जाओची जैसे अपने पंच को उसके बैरियर के साथ टकराता है वो बड़ी आसानी के साथ उसके बैरियर को तोड़ देता है। उसी वक्त मूरोंग जी अपने बाजू को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और मूरोंग जी पीछे की तरफ हट जाता है। इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पास इतनी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है, ये तो अपनी ट्रू परफॉर्म राउंड के सेकंड लेवल पर है। साथ ही चलाकर हमारे जाओची
जाउची से कहता है तुम तो अपनी ट्रू परफॉर्म राम के सेकंड लेवल पर हो, फिर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ से आई? मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा। साथ ही वो गुस्से के साथ जाउची के ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो अपने पंच में पावर को गैदर करके जाउची को पंच मारता है, जाउची अपने एक ही हाथ के साथ उसके पंच को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। सभी देखने वाले भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली मूरोंग जी। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे पंच को ब्लॉक कैसे कर सकता है? फिर साथ ही जाउची उसके ऊपर अटैक करता है और वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। जाउची उसे कहता है अब क्या हुआ? पहले तो तुम बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे थे और बहुत ज्यादा हंस रहे थे, अब तुम्हारी हंसी कहाँ पर चली गई? मूरोंग जी के मुंह और नाक से अभी से ब्लड बहना शुरू हो गया है। वो उसे कहता है जहाँ पर कुछ ज्यादा ही एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुमने मुझे एक दो बार पीछे झटक दिया, यहाँ पर जीतने वाला तो मैं ही हूँ। जरूरत दूर से चलाकर उसे कहती है जाउची अपना ध्यान रखना, ये अपने स्पेशल वेपन को यूज करने वाला है। बाकी के सभी लोग भी कहते हैं मूरोंग जी ने कहा था कि वो इसके खिलाफ अपने वेपन को यूज नहीं करेगा, लेकिन अब वो यहाँ पर अपना वेपन निकाल रहा है, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। मूरोंग जी जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अपने बाले को निकाल लेता है और कहता है नॉर्दर्न फील्ड जनरल का बेटा हूँ, क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ मुझे यहाँ पर हरा सकते हो? मैं तुम्हारे जैसे कीड़े से नहीं हार सकता। साथ ही मूरोंग जी सोच रहा होता है चाहे मुझे यहाँ पर कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे वेपन ही यूज करना पड़े और चाहे सभी लोग मुझे ये कहे कि मैं बहुत ज्यादा बेशर्म हूँ, यहाँ पर अपना वेपन यूज कर रहा हूँ, वो भी एक कमजोर लड़के के खिलाफ, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे यहाँ पर इस फाइट को जीतना है। मूरोंग जी अपने बाले के साथ जल्दी से आगे बढ़ता है और अपनी पावर को रिलीज करता है, क्योंकि उसका बाला एक सेलेस्टियल वेपन होता है। इसी वजह से अपने बाले को यूज करते हुए जाउची के ऊपर अटैक करता है, तो उसकी एनर्जी के साथ एक बड़ा सा ड्रैगन बनता है और उसके स्पेशल अटैक का नाम ब्लू ड्रैगन स्टीयर्स द सी होता है। अब क्योंकि वो यहाँ पर सेलेस्टियल वेपन को यूज करते हुए अटैक कर रहा है, इसी वजह से जाउची उसके अटैक के सामने काफी ज्यादा बेबस होता है। पास कोई स्पेशल बैरियर भी नहीं है, वो अपनी बॉडी के साथ ही उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करता है और वहाँ पर फिर से एक जबरदस्त धमाका होता है और जाउची भी पीछे की तरफ हट जाता है। वाइस पैलेस चीफ किन भी उठकर खड़े हो जाते हैं और काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं कि इस लड़के ने जो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, उसने जाउची को धोखा दिया है। तो वहाँ पर अरीना के सेंटर में काफी बड़ा गड्ढा बन जाता है। जाउची पीछे हटने के बाद जब वहाँ से धुआं हटता है तो उसे कहता है कि अब तुम्हें जरा भी इतनी इज्जत बेइज्जती का कोई भी ख्याल नहीं रहा। ठीक है, मुझे भी अब इज्जत बेइज्जती का ख्याल नहीं रहा, तुमने वेपन यूज किया है तो मैं भी अपना वेपन यूज करूंगा। तो जाउची जल्दी से अपनी डेविल्स क्लोजर स्वॉर्ड को निकाल लेता है। जैसे जाउची वहाँ पर अपनी जायंट स्वॉर्ड को निकालता है तो वाइस पैलेस किंग कहते हैं इस लड़के ने तो ओवरलॉर्ड क्लोजर स्वॉर्ड को मास्टर कर लिया और इसने इसको उठा भी लिया, क्या वाकई में ये लड़का इसको घुमा भी पाएगा या नहीं? देखने वाले भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या ये वाकई में वही अर्थ परफॉर्म लेवल की स्वॉर्ड है जिसे पिछले कई सालों से किसी ने भी चूज नहीं किया? तो लगा था कि ये लड़का बेवकूफ है जिसने इतनी भारी तलवार को चूज किया है, लेकिन इसने तो इसको उठा लिया है। जबकि मूरोंग जी भी वो तलवार देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कहीं ये वाकई में वही तलवार तो नहीं है जिसे पिछले कई सालों से किसी ने चूज नहीं किया, कई सालों से वहीं पर स्काई पवेलियन में पड़ी हुई थी। जाउची मूरोंग जी से कहता है तुम इनर पैलेस के एक डिसाइपल हो, लेकिन यहाँ पर इनर पैलेस डिसाइपल होने के अलावा तुम नॉर्दर्न फील्ड जनरल के बेटे भी हो, फिर भी तुम यहाँ पर इतनी इस तरह बुरी तरह से बिहेव कर रहे हो। एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम्हारे अंदर जरा भी मैनर्स नहीं है, तो अब मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ मैनर्स सिखाने वाला हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर जरा भी इजी नहीं आऊंगा। मूरोंग जी से कहता है मुझे पता है कि तुम्हारी बॉडी मुझसे थोड़ी बहुत टफ है और तुम मुझसे काफी स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, फिर भी तुम्हारी कल्टिवेशन लेवल मुझसे बहुत ज्यादा लो है, इसलिए आज अगर कोई मरेगा तो वो तुम मरोगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी इस बड़ी सी तलवार को उठाकर घुमा भी पाओगे। तुमने इस तलवार को निकाल तो लिया, सभी को इम्प्रेस भी कर दिया, लेकिन इसको घुमाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। साथ ही वो जंप करते हुए अपने बाले के साथ फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार वो अपने एक और स्पेशल स्किल को यूज कर रहा है जिसका नाम पुरगाटरी ड्रैगन शैडोज होता है। अपने बाले के साथ एनर्जी के बने हुए मल्टीपल शैडोज निकालता है, वो सारे के सारे मल्टीपल ड्रैगन होते हैं। जाउची नीचे ग्राउंड के ऊपर खड़ा होता है और वो सारे ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जाउची वहीं से अपनी तलवार को घुमाता है, तलवार के सिर्फ एक ही स्विंग के साथ उसके सारे के सारे शैडो ड्रैगन्स को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और शैडो ड्रैगन्स के डिस्ट्रॉय होने के साथ ही मूरोंग जी जो कि अभी हवा में होता है वो भी उसकी एनर्जी के साथ टकराता है और वहीं पर पीछे गिर जाता है। यहाँ पर गिरने के बाद जब वो अपने बाले की तरफ देखता है मूरोंग जी का सेलेस्टियल वेपन टूट जाता है, उसका बाला टूट जाता है। वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा सिल्वर ड्रैगन स्पीयर ये कैसे टूट सकता है? फिर गुस्से के साथ वो चिल्लाकर उससे कहता है जाउची मैं तुम्हें मार डालूंगा, हम लोग यहाँ पर कुछ भी होल्ड बैक नहीं करेंगे, मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करने वाला हूँ। जाउची उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं भी अपनी फुल स्ट्रेंथ को ही यूज करूंगा। जाउची फिर से अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और मूरोंग जी के ऊपर जब स्ट्राइक लगाता है तो वो हवा में ऊपर की तरफ उड़ता है। जैसे ही वो पीछे की तरफ गिरने लगता है जाउची फिर से जंप करते हुए ऊपर चला जाता है और ऊपर वाली साइड से फिर से अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे मूरोंग जी धड़ाम करके ग्राउंड के ऊपर आकर गिर जाता है और उसकी बॉडी के ऊपर एक बड़ा सा कट भी लगा होता है और वो ग्राउंड के अंदर आकर धंस जाता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। पर जाउची भी जल्दी से नीचे उतर आता है और नीचे उतर कर कहता है तुम अभी भी मुझसे फाइट करना चाहते हो कि तुम तो अपनी परफॉर्म राम के 9th लेवल पर हो,
जल्दी तुम हार कैसे मान सकते हो, तुम्हें तो अभी मुझसे फाइट करनी चाहिए। मास्टर केन उसके पास आते हैं और जाओची से कहते हैं अब तुम्हें और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले से हार चुका है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा उठ पाएगा, ये तो बेहोश हो चुका है। वहाँ पर जितने भी लोग इस मैच को देखने के लिए आए होते हैं वो सभी लोग अब जाओची की तारीफें कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं हमने इस लड़के को बहुत ही ज्यादा काम मांगा, हमने इसको बेवकूफ समझा था कि इसने इतनी बड़ी तलवार को अपने लिए चूज किया है, क्या ये इसको उठा भी पाएगा या नहीं, लेकिन इसने इस तलवार को यूज करते हुए अपने से ज्यादा कल्टीवेशन वाले लड़के को बड़ी आसानी से हरा दिया है और इसके हाथ में ये तलवार वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। वाइस चीफ किन भी उठकर खड़े हो जाते हैं और तालियां बजाते हुए कहते हैं लड़के तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बहादुर हो, तुम्हारे जैसा जीनियस सालों के बाद यहाँ पर हमारे ब्लू विंड एम्पायर में आया है। और साथ ही वाइस पैलेस किन सोच रहे होते हैं प्रिंसेस ने इस लड़के को चूज करके बिल्कुल सही फैसला किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये लड़का आने वाले टूर्नामेंट में हमें रिप्रेजेंट कर सकता है। तो वाइस पैलेस किन कहते हैं भी लोगों ने ये बात यहाँ पर देख लिया कि जाओची ने मूरोंग जी को आसानी से हरा दिया, न सिर्फ उसने मूरोंग जी को यहाँ पर चैलेंज में हराया है बल्कि उसने ओवरलॉर्ड कोलोसल स्वर्ड को भी उठाकर दिखा दिया है, जिससे पिछले कई सालों से किसी ने नहीं उठाया, नहीं कोई इस तलवार को यूज कर पाया है। इसलिए जहाँ पर मैं इसको इनाम बताने वाला हूँ कि इसने इस मैच को जीतकर क्या हासिल किया है। इसके बाद जाओची हमारे इनर पैलेस का एक डिसाइपल है और मूरोंग जी की जगह के ऊपर ये उसकी रैंकिंग लेगा। मूरोंग जी क्योंकि 73rd रैंकिंग के ऊपर था तो अब उसकी जगह के ऊपर हमारा जाओची होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसे हमारे सुप्रीम प्रोफाउंड हॉल के अंदर जाने की इजाजत होगी, ये जब चाहे वहाँ पर आ जा सकता है और जहाँ से जो चीज चाहे वो इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा इसे यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल पिल दी जाएगी जिसे गोल्ड स्केल ड्रैगन ट्रांसफॉर्मिंग पैलेट कहा जाता है। उसी वक्त फेंग बाईजी अरीना में आता है और जाओची से कहता है जाओची तुमने इस मैच को तो जीत लिया है लेकिन तुम्हें ज्यादा एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी एरोगेंस तुम्हें बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। जबकि हमारा जाओची उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुमसे पहले भी काफी सारे लोगों ने मुझे यहाँ पर धमकियां दी है, लेकिन वो सभी के सभी लोग मर चुके हैं या फिर उनकी कल्टीवेशन क्रिपल हो चुकी है, उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हुई। तुम्हारा भी इंतजार करूंगा कब तुम मुझसे बदला लेने के लिए आओगे, देखते हैं कि तुम मेरा क्या उखाड़ सकते हो। और फिर साथ ही जाओची उसे पीस का साइन बनाते हुए वहाँ से चला जाता है। जबकि सिस्टर ज़ूरो भी वहीं पर खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है और कहती है ब्रदर जाओची तो वाकई में बहुत ज्यादा कूल है, ये तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन अब जबकि इसने यहाँ पर इस चैलेंज को जीत लिया है तो मुझे लगता है कि हमारी इंपीरियल फैमिली में जो कुछ चल रहा है भी उस सब में शामिल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको भी ऑफर करेंगे अपनी तरफ से टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। नेक्स्ट सीन जाओची के रूम का दिखाया जाता है। जाओची अपने रूम में बैठा होता है, सिस्टर ज़ूरो भी उसके पास ही बैठी होती है, वो उसकी पट्टियां कर रही होती है। उसे कहती है तुम्हारी बॉडी के ऊपर तो बहुत सारी चोटें लगी हुई है, इतनी सारी चोटें देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, वहाँ पर मर भी सकते थे। जाओची उसे कहता है सीनियर सिस्टर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये तो बस छोटी मोटी चोटें हैं, जल्दी से हील हो जाएंगी। साथ ही वो सोच रहा होता है क्योंकि मैंने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के फर्स्ट लेवल को मास्टर किया हुआ है तो ये सारी की सारी चोटें तो बहुत ही जल्दी हील हो जाएंगी। फिर साथ ही जाओची उसके दिए हुए कपड़ों की तरफ देखता है और उसे कहता है सिस्टर तुमने मुझे जो कपड़े दिए थे ये सारे के सारे इस फाइट में फट गए, मैं इनको यहाँ पर बचा भी नहीं पाया, मैंने सिर्फ आज इनको पहना था। सिस्टर ज़ूरो उसे कहती है तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करो, मैं तुम्हारे लिए और बहुत सारे कपड़े बना दूंगी, ये तो शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, कपड़ों का क्या है, ये तो तुम्हारे लिए नए आ जाएंगे। जाओची उसे कहता है लेकिन इस तरह की बातें तो एक वाइफ के मुंह से ज्यादा अच्छी लगती है, क्या तुम फाइनली इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार हो। ज़ूरो उसे कहती है तुम तो पहले से शादीशुदा हो, फिर तुम यहाँ पर इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो, और अभी पहले वाली बात के ऊपर मुझे तुम्हें सजा देना बाकी है। हमारा जाओची आगे बढ़ता है और उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर इस वाली बात के ऊपर तुम मुझे बाद में सजा दे सकती हो। इसी वक्त दरवाजा खुलता है और एल्डर किन अंदर आ जाते हैं। एल्डर किन अपने ध्यान अंदर आते हैं, उनके हाथ में उसका गोल्ड स्केल पैलेट होता है जो पिल देने का उसे वादा किया गया था। एल्डर किन वहाँ पर आकर उसे कहती है मैं तुम्हारी गोल्ड स्केल ड्रैगन ट्रांसफॉर्मिंग पिल लेकर आया हूँ, तुमने मूरोंग जी को बड़ी आसानी से हरा दिया, तुम्हारी परफॉर्मेंस वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी थी। जैसे एल्डर किन अंदर आते हैं वो उन दोनों को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सिस्टर ज़ूरो वहाँ पर बैठकर उसके बाजू के ऊपर पट्टियां कर रही होती है। वो जैसी वहाँ पर एल्डर किन को देखती है तो वो जल्दी से उठकर वहाँ से भाग जाती है। एल्डर किन उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उनसे कहता है इंस्ट्रक्टर किन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चले जल्दी से आकर बैठ जाएं। एल्डर किन वहाँ पर बैठ तो जाती हैं लेकिन वो हैरान होकर उसे कहते हैं तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे और ज़ूरो तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या कर रही थी, तुम उसे लाइक तो नहीं करते। जाओची उसे कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है अगर मैं उसको लाइक करता हूँ तो। एल्डर किन वहाँ पर बैठकर एक लंबी सांस लेते हैं और उसे कहते हैं ऐसे तो इस बात में कोई भी मसला नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में उसकी बैकग्राउंड के बारे में पता है, क्या तुम्हें पता है कि वो उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है और वो कौन है। जाओची उसे कहता है नहीं मुझे उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहता हूँ, मुझे पता है कि वो मुझसे कुछ पा रही है, मैं सोच रहा था कि वो खुद ही किसी दिन मुझे इस बारे में बता दे क्योंकि उसकी फैमिली बैकग्राउंड कौन सी है, अभी उसके लिए वक्त ठीक नहीं होगा मुझे अपने बारे में बताने का। एल्डर किन उसे कहते हैं तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम यहाँ पर कह रहे हो कि तुम उसे लाइक करते हो, चलो ठीक है, लगता है कि अब मुझे तुम्हें इस बारे में बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 56 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हमें ज़ूरो की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।